हाँ तो क्लास आ गए सब आपके रिवीजन क्लासेस में? हाँ सर आ गए। फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करें आपका। तो कैसा चल रहा है बाकी? सर बढ़िया चल रहा है, रिवीजन में भी बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट करा दो, आप तो एग्जाम्स आने वाले हैं। हाँ मुझे भी चिंता है तुम्हारे एग्जाम्स की, सर तुम्हें ही नहीं, चिंता मत करो। आओ तो शुरू करते हैं अपना प्लेस ऑफ सप्लाई का कंटिन्यूशन। सर कल अपन ने सेक्शन नंबर 12 पूरा कंप्लीट कर लिया था क्या? हाँ सेक्शन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करना था प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन नंबर 13, है ना। इंट्रोडक्शन की जरूरत थोड़ी ना है, ना टॉपिक की ना मेरे, दोनों जानते हो ना। हाँ सर लाइटें थोड़ी बंद ऑफ हैं, एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चों आए, ठीक है। हाँ बस अब उजाला है, ठीक। तो सेक्शन 13 कम ऑन। हाँ गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट से, कमर सीधी और पढ़ाई शुरू। When any of the party located outside India, सेक्शन 13 कब एप्लीकेबल होता था आपका प्लेस ऑफ सप्लाई में? सर सेक्शन 13 लगता था अपना जब भी अपन क्या करते थे, एक पार्टी या दोनों पार्टी आउटसाइड इंडिया होती थी। सेक्शन 13 कब एप्लीकेबल होता था? जब एक पार्टी सप्लायर बाहर इंडिया का होगा या रेसिपिएंट बाहर का होगा, ठीक, या फिर रेसिपिएंट इंडिया का होगा, सप्लायर बाहर का होगा, या फिर दोनों ही पार्टी बाहर की होगी, सप्लायर भी और रेसिपिएंट की, तो आपका सेक्शन 13 हिट होता था, ठीक है। हाँ सर आगे चलते हैं। ये तो हुई एप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखना है रेसिड्यूरी प्रोविजन। सर इसमें भी रेसिड्यूरी प्रोविजन सेम है क्या? हाँ बच्चों इसमें भी रेसिड्यूरी प्रोविजन सेम है। रेसिड्यूरी प्रोविजन मतलब जनरल प्रोविजन, जो कि अगर स्पेशल केस नहीं हुआ तो जनरल प्रोविजन हिट करेगा, और उसमें अपन डेस्टिनेशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का लेके चलेंगे। आपकी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर पता है तो, इफ नोन, इफ एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट, और अगर अदरवाइज पता नहीं है तो सर देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही लेके चलेंगे। सेम टू सेम प्रोविजन है, रेसिड्यूरी प्रोविजन में कोई दिक्कत ही नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक सर्विस में सेम का सेम है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, सेम की सेम बात है सर। पर इसमें यहाँ पे कोई एक्सेप्शन, ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जब वहाँ पे प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो रही थी। सर क्यों? ये लो एग्जांपल तुम्हारे सामने, ठीक है। आज क्या करने वाले हैं सर, टॉपिक का नाम नहीं बताया, सबसे पहले तो ये बता दो कंटिन्यूशन तो किसका हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई का। और नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे बच्चों? वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वैल्यूएशन। तो आज एक दो टॉपिक ये खत्म कर देंगे, ये भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अपन बात कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक सर्विसेज पे। बच्चों देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक सर्विसेज में यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों नहीं डाला? क्योंकि अगर सप्लायर आपका इंडिया का है, रेसिपिएंट बाहर का है, ठीक, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर था वो आपका इंडिया का है, इसने प्रॉपर्टी बाहर वाले आदमी को बेच दी, तो एक्चुअली ये कमीशन लिया होगा इसने। तो बाहर से डॉलर इंडिया में आया है और प्रॉपर्टी इसने यहाँ पे दिखा दी इसको, तो क्या दिक्कत है? क्यों डालें एक्सेप्शन? प्रॉपर्टी बाहर है तो बाहर रहने दो, कम से कम डॉलर तो इंडिया में आ रहा है। ये अपना इतना बढ़िया प्रॉपर्टी डीलर है कि बाहर आदमी को सर्विस दे रहा है, बाहर की क्लाइंट है और बाहर ही जमीन बेच रहा है, फिर भी कमीशन तो ला रहा है, डॉलर तो इंडिया में ला रहा है, तो उसमें क्यों जीएसटी लगाए? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने दी अपन ने इसकी? ऑस्ट्रेलिया ही रहने दी, ठीक। और अगर सर ये रेसिपिएंट ने जहां जमीन ली तो बस फिर तो ये हिट हो ही गया ना, लोकेशन ऑफ वेयर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अगर प्रॉपर्टी यहाँ ली है तो इसने, तो बस तो फिर तो इंडिया में प्रॉपर्टी है तो टैक्स भी ले लेंगे, क्योंकि कंट्रोल ज्यादा अच्छा आ गया ना अपने रेसिपिएंट पे प्रॉपर्टी पे, ठीक। तो इसमें कोई एक्सेप्शन की जरूरत थी ही नहीं, ठीक। यहाँ पे तो एक्सेप्शन टैक्स लेने की लालच से घुमाया था अपन ने, है ना, जब ये यूटर्न मारा था। यहाँ पे ऐसे कोई लालच क्रिएट हो ही नहीं रहा। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज सर सेम है, सब सेम। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज सर वहाँ तो इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज थी, यहाँ थोड़ा कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ पढ़ लो। यहाँ पे गुड्स रिलेटेड सर्विसेज एंड इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज है। यहाँ तो सिर्फ इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विस थी, यहाँ पे गुड्स रिलेटेड सर्विसेज एंड इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विस भी हैं। सर गुड्स रिलेटेड सर्विस क्या होती है? हाँ थोड़ा सा सीखने का है इसमें, ध्यान दो सभी बच्चे इधर देखो। आपने जो भी पढ़ो ना, अगर एक चैप्टर पढ़ के जा रहे हो तो कम से कम वो चैप्टर पूरी तरह से करो, ठीक है। सर ये नहीं कल ध्यान हमने सेक्शन 12 सही से पढ़ लिया था, तब सेक्शन 13 को ढीला छोड़ दिया, ठीक। क्या पता तुमने सेक्शन 12 को पढ़ने में पूरा टाइम लगा दिया, सेक्शन ढीला छोड़ दिया और सेक्शन 13 में से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई ना। तो मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो तो कम से कम प्लेस ऑफ सप्लाई तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे मेरे सारे बच्चे, ठीक है। हाँ तो अब क्या बात कर रहे हैं सर, सबसेक्शन 3 में क्या बात कर रहे हैं अपन कि गुड्स रिलेटेड सर्विसेज। सर आप तो सबसे पहले ये बताओ गुड्स रिलेटेड सर्विस होती क्या है? देखो बच्चों गुड्स रिलेटेड सर्विस क्या होती है, जैसे कि मान लो मैंने कोई अपना पर्टिकुलर गुड्स बाहर भेज दिया या बाहर वालों ने इंडिया भेज दिया। चलो इंडिया में अपन एग्जांपल लेके चल लेते हैं। पर्टिकुलर कोई गुड्स आया मेरे पास इंडिया में, वो रिपेयर हुआ, ठीक। तो गुड्स पे मैंने कोई वर्क किया है, ठीक। तो गुड्स रिलेटेड सर्विसेज एंड इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज। इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज यही सारी है, गुड्स रिलेटेड सर्विसेज अलग से हैं, तो वो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना।
तो अगर कोई बाहर से कोई गुड्स आया, उस पर मैंने कोई काम कर दिया, ठीक है ना, तो वो गुड्स पे काम किया है ना, तो एक्चुअली दैट इज गुड्स रिलेटेड टू सर्विसेज, ठीक। अगर मैंने कोई अपनी कोई चीज बाहर भेज दी कि भैया इस पे काम कर देना, ठीक, तो दैट इज गुड रिलेटेड गुड्स पे सर्विस पे काम किया है। जैसे मेरा सिस्टम खराब हो गया, ठीक, अगर मेरा कोई पर्सनल कंप्यूटर खराब हो गया या फिर ऑफिस का कंप्यूटर खराब हो गया, तो मैंने क्या किया, बाहर के यूएसए के इंजीनियर से उसको एक सॉफ्टवेयर होता है ना, क्या नाम होता है उसका यार, सॉफ्टवेयर का नाम मैं जस्ट भूल गया यार, मेरे को याद था, है ना, उस पर क्या कहते हैं, एनीडेस्क, हाँ, उसमें क्या करते हैं, सिस्टम को वो वहां बैठा होगा यूएस ऑपरेटर, एनीडेस्क के कंट्रोल से वो आपका सिस्टम वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर लेगा और आपके सिस्टम को रिपेयर कर देगा। तो गुड्स पे, ये आपका सिस्टम भी तो गुड्स ही है, तो गुड्स पे सर्विसेज, गुड्स रिलेटेड सर्विसेज, तो ये सारी एक्टिविटीज जहां पे एक सेक्शन 13 तो कब, जब एक बाहर का एक इंडिया का, दोनों बाहर के, ठीक है ना, और गुड्स पे कोई सर्विस देते हैं या इंडिविजुअल सर्विस देते हैं, तो सेक्शन 13 के 3 में वो केस फॉल होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे भी गुड्स पे परफॉर्मेंस हुआ, इंडिविजुअल रिलेटेड में तो परफॉर्मेंस सही ना, यहाँ सर इसमें तो एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस सही था, तो गुड्स रिलेटेड में भी क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे भी उस गुड्स पे एक्टिविटी की गई है वो क्या हो जाएगा, उसका एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई उसका हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, दैट इज लिख भी रखा है, दैट इज लोकेशन ऑफ गुड्स। सर एक बार बताओ, अगर कि कोई इंडिया है हमारा, यहां से बाहर से गुड्स आया, ठीक, बाहर से गुड्स आया, बहुत सारा कपड़ा आ गया और स्टिचिंग डिपार्टमेंट में आ गया जॉब वर्क के लिए, आता है क्या सर, बहुत सारा काम होता है इंडिया में ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया में थोड़ी सी लेबर सस्ती मानी जाती है, यूएस वाले लोग मानते हैं कि इंडिया में लेबर सस्ती है, तो उन्होंने कपड़ों के थान भेज दिए स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जॉब वर्क करने के लिए, और वापस से ये गुड्स क्या लौट गया, ठीक है ना, तो टेम्परेली इंपोर्ट हुआ था सर। अगर ये परमानेंट इंपोर्ट हो जाता तो फिर तो यही था आपका लोकेशन ऑफ गुड्स, जहां पे भी परफॉर्मेंस क्या मानी गई, लोकेशन ऑफ गुड्स। पर अगर इसको भी अभी इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा सर, अभी सेक्शन का 13 का 3 अभी तक जब अपन ने पढ़ा है सर, गुड्स आए, गुड्स पे काम हुआ और वापस लौट गया। अगर अपन आगे नहीं पढ़े, नोट आगे नहीं पढ़े, तो इसके हिसाब से तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, लोकेशन ऑफ गुड्स, है ना, परफॉर्मेंस क्या हुई है इंडिया में, तो लोकेशन ऑफ गुड्स दैट इज लिखा है ना, दैट इज लोकेशन ऑफ गुड्स, तो इंडिया में, ठीक है, लोकेशन ऑफ गुड्स तो जो कि इंडिया हो गया। तो मतलब एक तरह से तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस था, ये एक तरह से एक्सपोर्ट सर्विस था, और तुमने इस पे टैक्स ले लिया, गलत बात कर दी ना, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तुमने इंडिया पढ़ा दिया। सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कैसे था, अरे यार मैं जॉब वर्कर वाला हूँ, बाहर से कपड़ा आया, मैंने उसको स्टिच करके वापस से बाहर भेज दिया, तो एक तरह से मैंने फॉरेन करेंसी कमाई है, चीज वापस से वापस भेज दी, मैंने अपनी स्टिचिंग सर्विस एक्सपोर्ट ही तो करी है एक तरह से। हाँ सर, तो इससे टैक्स लेना चाहिए क्या सर, इससे टैक्स लेना चाहिए। तो मतलब अभी तक जो पढ़ा इसके अकॉर्डिंग तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंडिया निकल के आ रहा है, इसलिए क्या करना, एक नोट बनाया कि जब भी टेम्परेरी इंपोर्ट होगा उस पर कोई सर्विस दी जाएगी, वापस से गुड्स री एक्सपोर्ट हो जाएगा तब आप प्लेस ऑफ सप्लाई को लोकेशन ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे, तब अपन क्या बोलेंगे, सेक्शन 13(3) नॉट एप्लीकेबल ऑन टेम्परेरी इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर और एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तब क्या लगेगा सर, रेसिड्यू रूल लग जाएगा। और रेसिड्यू रूल क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, रेसिड्यू रूल क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ नोन, ठीक है। और रेसिपिएंट कौन है आपका, यूएस वाला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, आउटसाइड इंडिया हो गई, इससे जीएसटी नहीं लगेगा। ये कह रहा है सेक्शन का 13 का 3, ठीक है। जब टेम्परेरी इंपोर्ट हो सर, लोग आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव तो सारे बच्चों को समझ में होगा क्या सर, ऑब्जेक्टिव ये था कि अपन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे टैक्स नहीं लेना चाहते, बिकॉज ऑफ 13(3) ये टैक्सेबल हो रहा था, प्लेस ऑफ सप्लाई का इंडिया निकल के आ रहा था, इसलिए इसका नोट बनाया, एक्सेप्शन डाला, और एक्सेप्शन में इसको प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर फॉल करा दिया रेसिड्यू रूल के द्वारा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब आप आगे चलो सर। आगे में था इवेंट एडमिशन सर्विसेज, यहां तो इवेंट एडमिशन और इवेंट लिंक अलग अलग थे, क्योंकि ये तो मैं बताना ही भूल गया, 13 स्टार्ट करने से पहले बताना चाहिए था मेरे को, क्योंकि सेक्शन 12 में तो B2B और B2C जैसी बातें होती थी ना, क्योंकि एक पार्टी को इनपुट मिलता था, और सेक्शन 30 में एक पार्टी जब बाहर की है तो इनपुट जैसी कोई बातें होंगी नहीं। जब इनपुट जैसी बातें होंगी नहीं तो ऑलवेज यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होगा, B2C ही ट्रांजैक्शन होके चलेगा। और जब B2C ही ट्रांजैक्शन होके चलेगा तो बार बार क्यों बोलूं कि B2B या B2C, सेक्शन 13 में जितने भी ट्रांजैक्शन आ रहे हैं सारे B2C ही माने जाते हैं, और कोई भी इनपुट सामने वाले को नहीं मिलता, ठीक। तो यहाँ पे जो B2B में अपन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोल देते ना चुपचाप, सेक्शन 12 में चुपचाप बोल देते फटाफट से, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हर बार डिटरमाइन करना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे तो अलग अलग किया गया था, इवेंट एडमिशन को अलग किया गया था, क्योंकि इवेंट एडमिशन में कोई भी आईटीसी नहीं मिलती थी तो B2C था, और इवेंट लिंक्ड में मिलती थी तो B2B और B2C अलग से थे, पर यहां तो कोई मिलती नहीं है, इसलिए दोनों में क्या डाल दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ इवेंट ही होगा। यहां पे भी तो लोकेशन इवेंट ही था, देखो यहां पे देखो
लोकेशन ऑफ इवेंट था जहां पे आईटीसी नहीं मिल रही, और यहाँ पे भी आईटीसी नहीं मिल रही थी, लोकेशन ऑफ इवेंट ही था, लोकेशन ऑफ इवेंट ही था, इसलिए यहाँ पे भी क्या डाला, क्योंकि B2C ही है तो यहाँ पे भी क्या डाल दिया, लोकेशन ऑफ इवेंट ही डाल दिया। हाँ सर, तो हमने सेक्शन 12 अगर ढंग से पढ़ लिया तो इसका मतलब हमें सेक्शन 13 में थोड़ा कम ध्यान देने की जरूरत है। हाँ बच्चों, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर सेक्शन 12 ढंग से तुमने पढ़ लिया तो सेक्शन 13 तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। कुछ कुछ अलग अलग था, तो 13 का 3 था और एक अभी आएगा 13 का 8, ठीक, बाकी तो सब सिमिलर ही है। मल्टीपल लोकेशन इंटरनेशनली हो जाता है, ठीक, जब इंटरनेशनली हो तो यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं आया, ठीक। और ये क्या कह रहा है कि सेक्शन 12 के 6 में क्या कह रहा है, 13 के 6 में क्या कह रहा है, ध्यान से देना, अगर ये इंडिया है, ये रेसिपिएंट है और ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ने ये क्या है, ऐसे मान लेते हैं कि कई जगह सर्विसेज दिए बाहर, यहाँ पे भी दिए, यहाँ पे भी दिए, रेसिपिएंट ने जगह जगह इंडिया के बाहर जगह सर्विसेज लिए, पर इंडिया में भी एक जगह महाराष्ट्र में सर्विस ले ली, ठीक। तो सप्लायर इससे बहुत सारी सप्लायर को पैसे देगा ना रेसिपिएंट, हर जगह के, यहाँ के भी, यहाँ के भी, यहाँ के भी, यहाँ के भी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है 13 का 6 बोल रहा है कि भैया अब सप्लायर जो उससे पैसे ले तो जीएसटी लगाए या नहीं लगाए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने, ये माने, ये माने, ये माने, ये माने, ये माने, या ये माने, या ये माने। ये बोल रहा है कि अगर रेसिपिएंट सप्लायर ने इंडिया से बाहर जगह सर्विस दी है, रेसिपिएंट बाहर का है ना, एक पार्टी बाहर की हो गई, 13 अप्लाई हो गया, पर इंडिया में भी एक चीज दी है, मतलब इंडिया में एक एक्टिविटी भी हो गई ना, तो फिर जब इंडिया के अलग अलग राज्यों में होती थी तो प्रोपोर्शनलिटी कर लेते थे, पर अभी इंडिया में सिर्फ एक जगह आई है और बाकी हर जगह बाहर ही हुई है। तो क्या लालच दिखाते हुए सरकार क्या बोलती है कि चूहे की इतनी सी भी पूंछ पकड़ में आई ना, इतनी सी भी पूंछ पकड़ में आई ना, तो हर जगह का टैक्स पूरे का पूरा चूहे को अपन खींच लेंगे और पूरा का पूरा जीएसटी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई ये निकल के आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है ना। सारी एक्टिविटीज पे लगा देंगे जीएसटी, ये भारत सरकार बढ़िया खेल गई यहाँ पे, ठीक है ना। और जब मल्टीपल लोकेशन डोमेस्टिकली हो जाए तो डोमेस्टिकली में तो प्रोपोर्शनलिटी करते थे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी। अगर यहाँ पे भी 2-3 जगह है, यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ये पूरा का पूरा टैक्स इन 3 जगहों में बटेगा, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी में लड़ाई नहीं करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी जब अपनों के बीच में लड़ाई होगी तब प्रोपोर्शनलिटी करके चलेंगे, और जब बाहर वालों से लड़ाई है, ठीक है ना, मेरे पहले वाले एग्जाम्पल में बाहर वालों से लड़ाई थी ना, हर जगह बाहर और इंडिया में सिर्फ एक जगह, तो सारा का सारा टैक्स खींच लेंगे, ठीक है। पर अभी इंडिया के 3 राज्यों में लड़ाई हो गई, अब ये सारा पैसा किसका, तो फिर प्रोपोर्शनलिटी कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में सर बहुत क्लियर सी कहानी है, अपन लॉ पढ़ते नहीं है, लॉ बना लेते हैं। आओ, अगर सप्लायर बाहर का है, रेसिपिएंट यहाँ का है, मतलब सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट बाहर का है, मतलब अपन ने क्या किया है, एक तरह से एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना। अपन ने कोई माल बेचा तो अपन सप्लायर, सामने वाले ने खरीदा तो वो रेसिपिएंट, ठीक। एक्सपोर्ट किया है, अपन को क्या डिटरमाइन करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई करना है डिटरमाइन, ठीक। तो अब एक बात बताओ बच्चों, अभी अपन ने यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या पढ़ा था सर, लोडिंग प्लेस पड़ा था, ठीक है, वो लोडिंग प्लेस कर लेते हैं। अगर ये लोडिंग प्लेस यहाँ पे होगा तो सप्लायर कहाँ का है, इंडिया का है, तो लोड कहाँ हुआ होगा, ट्रक इंडिया में हुआ होगा, ठीक। या शिप लोड कहाँ हुआ होगा, ये लो चेन्नई में लोड हुआ होगा, तो लोडिंग प्लेस इंडिया निकल के आ गया, तो फिर तो एक्सपोर्ट पे भी जीएसटी लग गया, इसलिए यहाँ पे लोडिंग प्लेस नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेस्टिनेशन, या फिर यहाँ पे भी डिलीवरी दे रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स बोल रहे हैं, ना कि लोडिंग प्लेस बोल रहे हैं गुड्स के केस में, ठीक है। वहां पे तो लोडिंग प्लेस बोला था, यहाँ पे डेस्टिनेशन बोल दिया, समझ में आ गया क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्शन में डेस्टिनेशन कर दिया था ना जब आउटसाइड इंडिया हो रहा था, तो सर इसलिए भी यहाँ पे आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है, इसलिए डेस्टिनेशन बोल के ही चला। सर उल्टा होता तो लोग उल्टा कर लेते हैं, इसको सप्लायर बना देते हैं, इसको रेसिपिएंट बना देते हैं, ठीक, इसको रेसिपिएंट बना दिया। इस बार अपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट पे तो जीएसटी लगाना चाहिए ना, तो डेस्टिनेशन क्या है, इंडिया, लो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया निकल के आ गया। तो एक बात लिखने से, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स लिखने से अपने दोनों की दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, एक्सपोर्ट का भी और इंपोर्ट का भी। समझ में आ गए बच्चों, हाँ सर समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, फ्लाइट के केस में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में क्या होगा। सर वहां क्या था सेक्शन 12 में, सर में तो बोर्डिंग प्लेस था, तो यहाँ पे भी बोर्डिंग प्लेस छोड़ देते, क्यों सर, यहाँ पे भी तो उल्टा करो। अरे सर यहाँ पे उल्टा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लॉजिक से चलते हैं ना अपन। अगर अपना एयर इंडिया वाले ने फ्लाइट उड़ाई आपकी चेन्नई से, ये फ्लाइट उड़ी चेन्नई से, कहाँ के लिए, चाइना के लिए, ये फ्लाइट उड़ते 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 चाइना पहुंच गई, ठीक। तो सप्लायर कहाँ का है आपका, इंडिया का, रेसिपिएंट कहाँ का है आपका, बाहर का, ये चाइना का आदमी था, इसको चाइना पहुंचना था, चाइना पहुंच गया, ठीक। तो अब इंडिया से कोई आदमी बाहर गया है, ठीक, तो इससे जीएसटी लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, सर बिल्कुल लेना चाहेंगे। तो बेटा कहाँ था, ये बेटा कहाँ था सर, बोर्डिंग प्लेस। इंडिया से कोई आदमी बाहर गया है तो खूब पैसा होगा इसके पास, ठीक है। सर ऐसे समझ लो, ये एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं थी, सप्लायर कहाँ का था आपका, कोई ये इंटरनेशनल फ्लाइट, मैं तो नाम जानता नहीं किसी इंटरनेशनल फ्लाइट का, है ना, तुम ही बता दो अगर जानते हो तो।
सर आप रख लो XYZ ही नाम रख लो, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट का आप नाम नहीं जानते तो सब XYZ फ्लाइट इंडिया में आई और इंडिया का एक आदमी था रेसिपेंट, ठीक है ना, इस फ्लाइट में बैठा और बाहर चाइना पहुंच गया, उसको चाइना जाना था घूमने करने या फिर किसी बिजनेस के काम से वो चाइना पहुंच गया। तो सप्लायर कहाँ है? बाहर का। रेसिपिएंट कौन है? इंडिया का। सेक्शन 13 लगेगा क्या? हाँ सेक्शन 13 लगेगा। अब जब इंडिया का आदमी बाहर जा रहा है तो मतलब भैया खूब पैसे है इसके पास से, जीएसटी लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? सर लेना चाहेंगे। ठीक, तो बोर्डिंग प्लेस बैठा कहाँ वो? इंडिया में। तो बोर्डिंग प्लेस कहाँ है इसका? चेन्नई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इसका? चेन्नई हो जाएगा। ठीक, उल्टा करते हैं सर, रिवर्सल करते हैं। अगर चाइना का कोई आदमी बाहर आया तो सर इस बार तो आदमी बाहर आया, टूरिस्ट इंडिया में आया है, खूब पैसा खर्चा करेगा इंडिया में, इससे जीएसटी नहीं ले तो छोड़ देंगे? हाँ सर। ये बोर्ड कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया इसका? चाइना निकल के आ गया। इस बार चाइना में प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आ गया तो जीएसटी तो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? इस बार जीएसटी लेना ही नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट आदमी इंडिया में आ रहा है, वैसे ही खूब खर्चा करेगा, जगह खूब कमा लेंगे, इससे जीएसटी छोड़ दो उस पर। ठीक, इसलिए बोर्डिंग प्लेस ही यहाँ पे छोड़ दिया गया। अब बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसे तो हम कैसे याद करेंगे, किसी जगह बोर्डिंग प्लेस था। अरे यहाँ पे तो हरदम ही बोर्डिंग प्लेस था यार, ध्यान रखो, यहाँ बोर्डिंग प्लेस ही था हरदम। B2C जैसी बातें, B2C जब भी B2C जब बातें B2C जैसी बातें जब भी हो रही थी तब बोर्डिंग प्लेस ही निकल के आ रहा था। तो बोर्डिंग प्लेस ही तो लिखा हुआ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, और B2B वाले जब भी बातें हो रही थी, जब तो लड़ाई करते ही नहीं थे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट डालते थे। वो एक झलावा था ना लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट डालना, कल सिखाया था ना। हाँ, तो वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एक झलावा था। और B2C जब भी बातें होंगी बोर्डिंग प्लेस आपके प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। ऑन बोर्ड सर्विसेज, सर ऑन बोर्ड सर्विसेज आपकी सेम है, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट कल पढ़ाया था और कुछ भी नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एक आदमी बाहर का एक आदमी इंडिया का, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए करा ही नहीं। स्पेसिफाइड सर्विसेज में यहाँ पे नाम बदल गया है सेक्शन 13 में। बैंकिंग कंपनी स्पेसिफाइड सर्विस में बैंकिंग थे क्या यहाँ पे? हाँ सर बैंकिंग है, ठीक है ना। अदर फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकर वो सब आ गए, पर अलग से क्या है यहाँ पे? अलग से बैंकिंग कंपनी एक्सेट्रा में कौन कौन आ गया आपके? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टॉक ब्रोकर एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे आ गए अलग से। 13 के 8 में मैंने बोला था ना 13 का 3 और 13 का 8 ध्यान से पढ़ने लायक है। तो 13 का 3 तो पढ़ लिया था जिसपे गुड्स पे सर्विसेज दी थी, ठीक है ना। और गुड्स पे सर्विसेज दी थी तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना था? जहाँ पे भी गुड्स लोकेटेड है। 13 के 8 में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि स्पेसिफाइड सर्विसेज किसके टर्म में? बैंकिंग के टर्म में, ठीक है ना। इंटरमीडिएट टर्म में, बैंकिंग के टर्म में और इंटरमीडिएट टर्म में, और हायरिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एग्जांपल बस के बिजनेस। तो 3 तरीके हो गई, बैंकिंग, हायरिंग और इंटरमीडिएरी। बैंकिंग, इंटरमीडिएरी और हायरिंग 3 तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो सर बैंकिंग तो हम जानते हैं, कल ही आपने पढ़ा दिया था। इंटरमीडिएरी और हायरिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा दो, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे। सर देखो एक बात बताओ, ये इंडिया है, इंडिया के बाहर से एक पेरिस है, ये पेरिस यूरोप में जो पेरिस है, पेरिस में बहुत महंगे महंगे ब्रांड के परफ्यूम, इटली पेरिस है ना, ITLAY इटली पेरिस, इनमें बहुत महंगे महंगे ब्रांड के क्या बनते हैं? परफ्यूम बनते हैं। और ये क्या आते हैं? इंडिया में आते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंडिया में माल बेचना शुरू किया। तो ये क्या किया? इंटरमीडिएरी मतलब ये क्या कर? ब्रोकर था, ब्रोकर। इंटरमीडिएरी मतलब ब्रोकर था। ये क्या करता है? इनके ये परफ्यूम इंडिया में अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग जगह बिकवाने में, मार्केटिंग में हेल्प करता है, इनकी मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया में बिकवा दूंगा तुम्हारे परफ्यूम, ये वादा किया है ब्रोकर ने इस कंपनी से, ठीक। तो बदले में क्या चार्ज किया होगा सर? कमीशन चार्ज किया होगा। तो सर एक तरह से इसने क्या किया है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है। अभी देखो कंफ्यूजन मैं ही करूंगा, सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है आपके इस ब्रोकर ने, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दिया ना, पेरिस की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग करी, मतलब मार्केटिंग करी, पेरिस की कंपनी की मार्केटिंग करी इंडिया में, तो कमीशन आया, बाहर से डॉलर आया, है ना, बाहर से डॉलर आया, तो इसने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस दिया है सर। और जब भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस देते हैं तब अपन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया नहीं रखते, जिससे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाए, टैक्स ना हो। इसलिए अपन प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाहर फॉल कराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी बाहर फॉल कराने की कोशिश कर लें क्या? नहीं बच्चों, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई अपन इंडिया फॉल कराने की कोशिश करेंगे। पूछो क्यों? सर इसलिए क्योंकि आपने इनका माल भारत में बिकवाने के लिए कमीशन लिया है ना। तो सर कमीशन तो होगा आपका 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए का, और जब माल बिकवाओगे ना तो इंडिया से करोड़ों अरबों रुपए ले जाएंगे, ठीक। तो भारत सरकार इनसे खुश नहीं है, इन पर गुस्सा है कि बोले तुमने 1 लाख 2 लाख के रुपए के चक्कर में, अपने कमीशन के चक्कर में भारत का इतना पैसा बाहर भिजवा दिया, बाहर की कंपनी को प्रमोट किया। मतलब अब तुमने एक तरह से इंपोर्ट को प्रमोट किया है। क्योंकि तुमने इंपोर्ट को प्रमोट किया है तो जो तुमने कमीशन लिया है ना, इस पे हम जीएसटी भी लेंगे। तो जीएसटी तो कब ले पाएगी सरकार? जब प्लेस ऑफ सप्लाई किसी भी तरह इंडिया आ जाए, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई किसी भी तरह इंडिया आ जाए तो यहाँ पे क्या डाला कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? लोकेशन ऑफ, ये रहा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर यही तो है आपका, सप्लायर यही तो है आपका। इसलिए पहली बार देख रहे होंगे ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई में
कौन सा होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। हाँ पहली बार देख रहे हैं सर, क्यों देख रहे हैं मैंने बता दिया ना, एक्सेप्शन है। क्या रीजन है, भारत सरकार इनसे खुश होने की बजाय इनसे परेशान है, इनसे खफा है कि भैया तुमने तो अपने लाख 10 लाख के रुपए चक्कर में भारत का करोड़ों रुपया पेरिस या इटली भिजवा दिया, ठीक है ना। तो एक तरह से ये परफ्यूम का इंपोर्ट करने में तुमने मदद करी है, और मदद करी है तो तुम्हारे कमीशन पे हम जीएसटी लगाएंगे, और जीएसटी लगाएंगे तो फिर कैसे लगाएंगे, सप्लायर ये है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही तो बनानी पड़ेगी, इसलिए लोकेशन ऑफ सप्लायर बना के यहाँ पे जीएसटी वसूल कर लिया जाएगा। ठीक, हाँ सर ठीक, आपने समझा दिया सर। बैंकिंग तो आपने समझा दिया था कल ही, इंटरमीडिएट आपने समझा दिया। अब हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एग्जांपल बसेस, ट्रक, कार, यॉच, ये भी समझा दो। फॉर, ये पॉइंट एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए था फॉर मैक्सिमम 1 मंथ। सर आराम से, आराम से। ये गोवा में विजय माल्या साहब है, इनकी यॉच है, प्राइवेट यॉच। सर वो पार्टी वार्टी होती है ना प्राइवेट यॉच में, लेविश कॉर्पोरेट हैवी पार्टीज है ना, रॉयल पार्टीज, अपन तो कभी गए भी नहीं, पर होती है ऐसी पार्टीज है ना, यहाँ पे होती है ऐसी पार्टीज। ऐसी पार्टीज हो रही थी, तो ऐसी पार्टीज में आपके विजय माल्या साहब ने क्या किया, ये यॉच क्या किया है, किराए पे ले ली। ये यॉच क्या है, इन्होंने किराए पे ले ली, और किराए पे किससे ले ली, किसी बाहर के आदमी से इन्होंने यॉच किराए पे ले ली, ठीक है। पर ली कितने के लिए, 1 मंथ के लिए। भैया एक्सेप्शन, ये जरूरी बात है, ये 1 मंथ, अगर 1 मंथ से ज्यादा ले ली तो भैया यहाँ पे तो स्पेशल रूल में तो 1 मंथ से ज्यादा ले ली तो स्पेशल रूल में फॉल किया नहीं, तो फिर क्या चला जाएगा, जनरल रूल में चला जाएगा। और जनरल रूल क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर पता है तो, अगर नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, वो तो अपन जट ही चुका है अपन को। 1 मंथ के अंदर अंदर तक ही लेनी चाहिए, तो ही अपन का स्पेशल केस बनेगा, 13 गाइड तभी बनेगा, ठीक है। तो सप्लायर क्या है, मान लो इन्हें यूएसए के किसी आदमी से ली है, तो सप्लायर कौन है, ये, रेसिपिएंट कौन है, ये, ठीक। एक ही मंथ के लिए लिए ना, तो छोड़ रहे हैं जीएसटी, छोड़ रहे हैं, एक ही मंथ के लिए लिए। कैसे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना रहे हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर बना रहे हैं। सर 1 मंथ से ज्यादा की ले लेते तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता भैया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आ जाता ना, रेसिडियल रूल, जनरल रूल है ना। तो 1 मंथ से ज्यादा के लिए अगर विजय माल्या ने किराए पे ली है तो फिर तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया निकल के आ जाता, क्योंकि विजय माल्या कहाँ का है, इंडिया का है। इसलिए 1 मंथ के लिए लिए तो जीएसटी पे छोड़ रहे हैं, किससे, विजय माल्या से जीएसटी छोड़ रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी छोड़ दिया। पर रुको, ध्यान देने वाली बात अभी भी बच रही है, ठीक है ना। यहां पे देखो, यॉच तो होती है छोटी, वेसल होती है बड़ी। यॉच का किराया, कार का किराया, बस का किराया छोटा मोटा होगा, ज्यादा नहीं होगा। पर भारत में एयर इंडिया ने जगह जगह अपनी फ्लाइट उड़ाती है, भारत में नेटवर्क है इनका फ्लाइट उड़ाने का। तो इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो प्लेन है ना इनका, पूरा का पूरा प्लेन है, यही रशिया से रेंट पे ले लिया, यही रशिया से रेंट पे ले लिया पूरा का पूरा एयरप्लेन। सर एयरप्लेन बड़ा गंदा सा हो गया आपको, ये लो यार एयरप्लेन तुम्हारा, ठीक है, एयरप्लेन तुम्हारा इन्होंने रशिया से ले लिया। अब जब एयरप्लेन इन्होंने तुम्हारा रशिया से ले लिया तो सप्लायर कौन है सर, रशिया। रेसिपिएंट कौन है, ये एयर इंडिया वाले। एयर इंडिया वाले क्या है, रेसिपिएंट, ठीक। तो अभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर ही तो बोल रहे हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये लो, फिर तो भैया यहाँ पे करोड़ों का रेंट भी जा रहा होगा और जीएसटी भी नहीं लगा पा रहे होंगे अपन एयर इंडिया वालों पे। तो ये एक्सेप्शन अभी भी, मतलब ये एग्जम्पशन अभी भी इनको जो रियायत दी थी ये कार, ट्रक, यॉच वालों पे, तो इनको भी दे दे क्या, एयरक्राफ्ट वैसे वालों को भी नहीं सर, ये तो बड़े भारी व्हीकल हैं। और जनरली देखा जाता है कि ये भारी व्हीकल इंडिया से किराए पे नहीं लिए जाते, बाहर की कंपनी से किराए पे लिए जाते हैं। क्योंकि ये बाहर की कंपनी से किराए पे लिए जाते हैं तो भैया यहाँ पे तो जीएसटी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए लोकेशन ऑफ सप्लाई बनाएंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बनाएंगे सर, अपन रेसिडुअल रूल फॉलो करा देंगे। रेसिडुअल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। हाँ सर इसमें क्या ही है, हमने तो बिल्कुल, आप लॉजिक देके रिवीजन क्लास में भी लॉजिक दे रहे हो तो क्यों याद नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब क्या है, ओइडार में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता था, और ये क्या है, जब डबल टैक्सेशन होगा, जब भी इन केस ऑफ बस खत्म यार, आज प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म भी, इसके बाद वैल्यूएशन शुरू भी कर देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और फॉर द यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। ज्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना सा कह रहा है, अगर किसी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया निकल के आ गया, इंडिया ने उस पर टैक्स ले लिया अपने टैक्स के अनुसार, अपने लॉज एंड रूल्स के अनुसार, और सिर्फ किसी प्लेस पे उसी सेम पे डीटी में पढ़ते हो ना, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडिंग एग्रीमेंट, और उसी ट्रांजेक्शन पे बाहर की सरकार ने भी टैक्स ले लिया, इसलिए एक सरकार को झुकना पड़ेगा। झुकेगा कौन, अपन झुक जाएंगे। अपन ने क्या किया,
द प्लेस ऑफ सप्लाई फिर अपन क्या बनाएंगे, शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। अगर हमारा इफेक्टिव यूज इंडिया में निकल के आया तो हम नहीं झुकेंगे, तो वो झुके, और इफेक्टिव यूज बाहर निकल के आया तो हमने ऐसा लॉ लिख दिया, ठीक है, इफेक्टिव यूज है ना, तो हम यहाँ पे जीएसटी छोड़ रहे हैं प्लेस ऑफ इंडिया। इफेक्टिव यूज बाहर था ना, तो हमने इफेक्टिव यूज पे ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया, तो फिर इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं रहा तो हम इस पर जीएसटी नहीं लेंगे। इस तरह से इंडिया ने लॉ इस पे क्रिएट किया है डबल टैक्सेशन पे। सर खत्म क्या? हाँ बच्चों, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म, 12-13 खत्म। ओइडार अपन पढ़ेंगे। सर ओइडार में तो कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, तो ओइडार का मैं रिवीजन करा ही नहीं रहा। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में या कैसे भी मेरे से कम्युनिकेट कर देना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट कर देना। अच्छा होगा कि आप मेरे को अपने यहाँ पे ही कम्युनिकेट करो क्लासेस में कि सर ओइडार की भी हमें अलग से क्लासेस चाहिए, हमें उसका भी रिवीजन चाहिए, ठीक है ना। वैसे ओइडार मैंने अपनी मेन क्लासेस में इतनी बार पढ़ा दिया, छोटा सा टॉपिक है इसलिए उसको अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा। सर अभी किस पे आ रहा हूँ? सर अभी मैं वैल्यूएशन चैप्टर पे जंप करके चल रहा हूँ, वैल्यूएशन चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, वैल्यूएशन का रिविजन, ठीक है सर। ठीक है, खुल रहा है, बोर्ड पे खुलने दो। 6 चैप्टर, हाँ यही है ना आपका वैल्यूएशन? हाँ सर यही है वैल्यूएशन। और मजा आ रहा है ना पढ़ने में बच्चों? मन लग रहा है? सर मन तो नहीं लग रहा, मन तो हमारा बाहर की दुनिया में लगता है। अरे बस यही तो रीजन है तुम्हारा पीछे रहने का। जब क्लास में बैठे, जब क्लास में मन लगा लो, बाहर खूब घूमो। मैंने कब मना किया कि बाहर घूमो मत? ठीक है, समझदार बच्चे, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो जो तुमको ऐसे पढ़ाया जाएगा, है छोटे बच्चे हो क्या? ठीक, तो ऐसा है कि अब तो तुम्हें खुद को इतने मैच्योर तो तुम हो गए हो, ठीक है, तुम्हारी उम्र 20, 21, 22 होगी, पर फिर भी ये तो पता लग ही गया है कि अब कोई डांट के नहीं पढ़ाने वाला। अब तो अगर खुद को आगे बढ़ना है तो खुद ही सेल्फ मोटिवेट करके सेल्फ ही पढ़ना होगा। या डांट के पढ़ाऊं तुम्हें? ये पढ़ता क्यों नहीं है? कान मोड़ दूं तेरा? है ऐसा तो नहीं है ना सर? नहीं सर, हम खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है, इतने समझदार हम हो गए, और अच्छा भी नहीं लगेगा ना कि आप हमें पीट रहे होंगे, नर्सरी के बच्चों की तरह बेल्टे वो स्केले तोड़ रहे होंगे हमारे हाथों पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम आपके साथ। अब खुद ही समझदार हो आप बच्चे। हाँ सर, वैल्यूएशन। सर वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? अरे सर वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। देखो बच्चों, ऐसा है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने बोला कि सर जीएसटी लगेगा लगेगा लगेगा। अपन तो अभी यहीं पे लड़ते रह गए, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी यही लड़ते रहे। एक्चुअली मैंने 5 गेट पढ़ाए हैं गुड्स एंड सर्विस का, कि पहले गेट में डिसाइड करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस है नहीं है, दूसरे केस में डिटरमाइन करते हैं वो सप्लाई है नहीं है ना, तीसरे केस में डिटरमाइन करते हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है नहीं है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया आ गया तो टैक्स लगेगा, और अगर अदरवाइज गेट नंबर 3 से बाहर निकल जाएगा। चौथे गेट में डिटरमाइन करते हैं सप्लायर आपका टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है। 5वें गेट में डिटरमाइन करते हैं कि वो आपका ट्रांजेक्शन सब कुछ तो है पर वो एग्जम्पशन में फॉल कर गया तो भी इस पर जीएसटी फॉल नहीं लगेगा। तो अपन ने 5 गेट कैसे कर रहे थे कि अगर एक हॉल के 5 गेट है, 5 गेट में से अगर कोई चीज ट्रांजैक्शन बाहर नहीं निकल पाया तो उस पर जीएसटी लेवी हो जाएगा, अदरवाइज किसी भी गेट से बाहर निकल गया तो उस पर जीएसटी लेवी नहीं होगा। पहले गेट में पढ़ते हैं कि गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस क्या है, और अगर वो गुड्स एंड सर्विस दोनों की डेफिनेशन फॉल नहीं करता तो वो गेट नंबर 1 से बाहर निकल जाता है, जीएसटी की कोई बात ही नहीं है। चलो वो गेट नंबर 1 से बाहर नहीं निकल पाया तो वो गेट नंबर 2 पे जाके टकटकाएगा और बोलेगा कि हाँ भाई मैं सप्लाई हूँ नहीं हूँ। अगर वो सप्लाई नहीं हुआ, सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं किया तो गेट नंबर 2 से बाहर निकल जाएगा, और वो सप्लाई भी बन गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे जो कि हमने अभी कंप्लीट किया है। अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई इसका इंडिया से बाहर निकल गया तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो गेट नंबर 1, 2 से नहीं निकल पाया तो क्या हुआ, 3 से बाहर निकल गया, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर वो 3 से भी बाहर निकल नहीं पाया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया निकल के आ गया, तो वो गेट नंबर 4 पे जाएगा, वहां पे बोलेगा कि मेरे सप्लायर भैया टैक्सेबल पर्सन, जो सप्लायर आदमी है वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है। सर टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या करते हैं, कल कर लेंगे ना, 22, 23, 24, 3 सेक्शन देखते हैं। ठीक, अगर वो टैक्सेबल पर्सन में निकल के आ गया और वो चीज एग्जम्पशन से बाहर है तो फिर वो गेट नंबर 5 से निकल के आ गई, और अगर वो गेट नंबर 5 से भी नहीं निकली, 5 गेट से नहीं बाहर निकल पाया वो ट्रांजैक्शन, तो फाइनली जाके जीएसटी लेवी होगा। ये बात, इतनी सी बात तय हुई है कि जीएसटी लेवी होगा, पर जीएसटी लेवी होने के लिए आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए, एक रेट होनी चाहिए, है ना, अमाउंट होना चाहिए कि हाँ भाई कितने अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, एक रेट होनी चाहिए कि भाई 18% से जीएसटी लगेगा, 28 से लगेगा, 12 से लगेगा, तो अमाउंट होना चाहिए, रेट होना चाहिए, तो आपके जीएसटी का आउटपुट टैक्स निकल के आएगा। ठीक, तो सर अमाउंट के लिए क्या चाहिए, वैल्यू। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन चैप्टर की, ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। सर आप ये बेसिक बातें नहीं बताते ना तो भी हम जानते हैं। अरे कौन सा बच्चा जानता है कौन सा नहीं जानता, मेरे को तो जीरो से ही पढ़ाना पड़ता है ना। तो जो बच्चे जानते हैं वो गुस्सा ना हो मेरे पे, आक्रोश ना खाएं कि सर हमको इतना बेवकूफ समझाए क्या। ठीक,
मैं तो तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ, छोड़ो पढ़ाना छोड़ दूँ, कर लोगे खुद? नहीं ना। तो अब मेरे को क्या है, हर बच्चे के हिसाब से एक सम बेसिक बात बतानी पड़ती है। तो देखो ऐसा है कि वैल्यूएशन चैप्टर में क्या कह रहा है कि जिस भी वैल्यू पे आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, अरे आपने गुड्स बेचा होगा, अरे यार भाई तूने गुड्स बेचा होगा मार्केट में तो कुछ तो पैसा लिया होगा सर, तो कुछ पैसा लिया होगा तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू जितने में आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को जीएसटी की असेसमेंट करने के लिए उसी को असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। असेसेबल वैल्यू किसको मान लेंगे? जितने में आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। असेसेबल वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू में अंतर है क्या सर? हाँ अंतर है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब तो वो होता है जिस भी रेट में आपने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक, चाहे आपने 1000 की चीज 1 लाख रुपए की चीज 10,000 रुपए में बेच दी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है सर? 10,000 रुपए। पर गवर्नमेंट इस 10,000 रुपए को कंसीडर कर ले या नहीं करे ये गवर्नमेंट पे है। गवर्नमेंट बोलती है नहीं हम तो 10,000 रुपए पे जीएसटी नहीं लेंगे, हम तो कम से कम 70,000 रुपए लेंगे। 50C होता है ना तुम्हारा, तुम लैंड कितने में बेच दो कम से कम डीएलसी रेट पे तो सरकार टैक्स लेगी कैपिटल गेन में, है ना। तो ऐसे ही सरकार ने बोला अच्छा तुमने तो 10,000 में बेच दिया तो 10,000 पे हम असेसमेंट कर लें क्या? 10,000 इंटू 18% कर लें और 1,800 रुपए टैक्स निकाल ले क्या? सरकार बोल रही नहीं ये तो बहुत कम टैक्स है। कम से कम हम असेसमेंट करने के लिए हम वैल्यू कम से कम 70,000 लेंगे इंटू 18% जो भी आता है, ठीक। तो ये हुई असेसेबल वैल्यू। इसलिए ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू मान लेंगे, पर कभी कभी असेसेबल वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू से सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो असेसेबल वैल्यूज को नहीं मानेगी और अपने ही अलग सेक्शन लगा के उसकी असेसेबल वैल्यू निकालेगी। और हरदम क्या मानेगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू मान लेती है। वैसे नॉर्मल केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू मान लेती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट टू सर्टेन एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट क्या है? अरे एडजस्टमेंट तो बड़े ही इजी है यार, बड़े ही इजी एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट समझ में आ जाए तो अपन को एक टॉपिक तो अपना खत्म हो जाए। क्या टॉपिक? कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल थी और रिलायबल भी थी, तो अपन ने असेसेबल वैल्यू किसको मान लिया? ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या मान लिया? असेसेबल वैल्यू मान लिया, पर फिर भी सर्टेन एडजस्टमेंट तो किए। सर वो एडजस्टमेंट क्या है? वो एडजस्टमेंट ये है बच्चों, इडियट। अरे तुम्हें नहीं कह रहा, इडियट्स, तुम सारे के सारे इडियट्स। नहीं तुम्हें नहीं कह रहा बच्चों, इडियट्स तो क्या है, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि जो सर्टेन एडजस्टमेंट ना उनका एडजस्टमेंट का नाम एक मेमोरी ट्रिक में क्या है? इडियट्स। आई से क्या होगा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। लिखूंगा नहीं बच्चों, लिखूंगा नहीं। डी से है डिस्काउंट, आई से है इंटरेस्ट, ओ से है सप्लायर ऑब्लिगेशन, टी से है टैक्सेस, एस से है सब्सिडरी। ठीक है ना, ये है आपके इडियट्स की फुल फॉर्म। ठीक, वापस से बोल देता हूं, अगर किसी बच्चे को लिखनी है तो पॉज करके मेरे को लिख ले। क्या है? आई से है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, डी से है डिस्काउंट, आई से है इंटरेस्ट, ओ से है सप्लायर ऑब्लिगेशन, टी से है टैक्सेस एंड एस से है सब्सिडी। सब्सिडी नहीं, सब्सिडी, सॉरी, हाँ सब्सिडी। तो मैंने सब्सिडी लिख दिया क्या? यहाँ पे सब्सिडी लिखा है ना, सब्सिडी है। ठीक है, तो सर क्या मतलब? कि मतलब आप मार्केट से कुछ भी चीज खरीद के लाए, जैसे कि मान लो मैं अपने दोस्त के लिए कोई गिफ्ट खरीद के लाया, बढ़िया सा एक हैंडीक्राफ्ट कोई आर्टिफिशियल आइटम खरीद के लाया शोकेस में रखने के लायक, है ना। तो वो जो आइटम था बहुत सेंसिटिव था, तो मेरे को उसकी पैकिंग वैकिंग भी करानी पड़ गई, ठीक है ना। और डिलीवरी में भी वो अच्छे से जाए, टूट ना जाए, तो मेरे को उसको ऐसे अलग से भी उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लग गई। ठीक, तो 2-3 चीजें मेरे को आइटम खरीदने के बाद भी उस पर खर्चा करना पड़ गया। मैंने सुंदर से तो पैकिंग करवाई, ठीक है ना, फिर इंसिडेंटल एक्सपेंस सही से तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो जाए, तो डिलीवरी मैंने उससे ही करवाई जिससे लिया था, तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज दिए। ठीक, तो अगर मैंने वो शोकेस, वो आर्टिफिशियल आइटम तो खरीदा था 50,000 रुपए का, और मैंने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कर दिए, मान लो उसकी पैकिंग में 2,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक, तो सरकार बोल रही है 2,000 रुपये पे भी हम जीएसटी लेना चाहेंगे तुमसे बच्चों। इसलिए वैल्यूएशन के करते टाइम 50,000 को मत सोच लेना कि 50,000 पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा जीएसटी का अमाउंट, है ना। तो सरकार ने बोला कि भैया 50,000 को मत समझ लेना कि सिर्फ 50,000 पे जीएसटी लगेगा। हम तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो तुमने इंसिडेंटल रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस और किया है ना, उस पर डिलीवरी का एक्सपेंस, पैकिंग का एक्सपेंस, है ना, हम उस पर भी तुम्हारे पे जीएसटी लेके चलेंगे। 1,000 रुपये मैंने उस पर क्या कर दिए? डिलीवरी पे ले दे दिए। तो सरकार बोल रही है तो हम 2,000 1,000 को इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोलेंगे और इसको ऐड करके चलेंगे। ठीक है ना। एक पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको, कौन से पेज नंबर पे है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का एग्जांपल। एक सेकेंड
आपका पेज नंबर आ जाओ 6.10 पे। 6.10 खोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ बच्चों, ये रहा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का क्या करेंगे अपन, ऐड करके चलेंगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यार, बोर्ड गायब हो गया मेरा है। अभी कर लेते हैं बोर्ड को, अभी ले आते हैं। सॉरी सॉरी, जल्दी खुल जा भाई बोर्ड, टाइम जा रहा है मेरा। अरे यार बोर्ड की तो जरूरत पड़ेगी। छोटा बोर्ड खोल लूँ? हाँ तो छोटा बोर्ड खोल लो, कौन टाइम वेस्ट करेगा। छोटा बोर्ड खोल लो, लो छोटा बोर्ड खोल लेते हैं। और छोटा नहीं हो रहा ये है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब हो जाएगा अपना काम। सॉरी टाइम वेस्ट के लिए, मैं भी क्या करूं, हो गई कुछ छेड़छाड़ स्क्रीन से, बिगड़ गई स्क्रीन। 6.9 6.10 पे थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आ गए अपन अपने मेन चैप्टर्स में। हाँ बच्चों, वापस से कंटिन्यू क्लास से। 2-4 मिनट जो आपके वेस्ट है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा था कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या करेंगे, हरदम ऐड करके चलेंगे। एग्जांपल दे रखा है पैकिंग, लोडिंग एक्सेट्रा। तो आपके 50,000 रुपये में जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी आपने खर्च किए होंगे वो भी ऐड हो जाएंगे। तो कम से कम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड करना, वरना उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। मतलब आपको अल्टीमेटली, आप तो कस्टमर हो, जीएसटी तो आपको पे करना है ना। तो कस्टमर आपके जीएसटी जेब से जितना ज़्यादा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कर लोगे, सप्लायर उस पर भी जीएसटी लगा देगा। ये पूरा वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ किसके एंड से रहे हैं सर, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लायर ही तो आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो सप्लायर को पता होना चाहिए ना कि किस वैल्यू पे उस पर जीएसटी कलेक्ट करना है। ठीक, दोगे आप, कलेक्ट वो करेगा, जीएसटी तो वही कलेक्ट करता है ना। तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, वैल्यूएशन। ठीक, तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ सर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस समझ में आ गया हमें कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे अपना जीएसटी इंक्लूड करके चलेंगे। वैल्यू का मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी होगी उसमें इंक्लूड कर देंगे अपन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सर डिस्काउंट, ईडीएट्स में आई के बाद डी था ना, डिस्काउंट्स। तो सर डिस्काउंट्स का क्या करेंगे, डिस्काउंट्स को लेस करेंगे, ऐड करेंगे। अरे एक तो अपन ने बच्चों बचपन, मैडम जो थी बचपन में, वो बड़ी एक बात समझाती थी कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा उसकी जनरल एंट्री ही नहीं करेंगे। ट्रेड है ना, तो मैं भी यहाँ यही बोल रहा हूँ कि अगर जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उसकी तो एंट्री ही नहीं करेंगे। उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कौन से डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ मैं, पोस्ट डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, एसी का मैन्युफैक्चरर है, इसने भारत में इसके अलग अलग जगह डीलर्स हैं जिसके एसी बेचते हैं। ये डीलर्स हैं इसके, और अल्टीमेटली डीलर क्या करते हैं, लोकल पब्लिक को एसी बेच देते हैं। तो ये थोड़ा ना लोकल पब्लिक को बेचता है, तो अपने डीलर को बेच देता है। तो डीलर हर एक एसी इसको कितने का लगाता है, डीलर को 30,000 का लगाता है, 30,000 रुपये का एसी लगाता है। एक एसी 30,000 का अपने डीलर को देता है। पर इसने डीलर को एक बात कही, अगर तुमने मेरे से एक मंथ में, एक समर सीजन में 100 से ज़्यादा एसी खरीद लिए ना, डीलर्स को बोल रहा है कि अगर 100 से ज़्यादा एसी खरीद लिए ना, तो क्या करूंगा मैं तुम्हें, ये एक एसी 30,000 की जगह 29,000 का ही लगा दूंगा, मतलब 1,000 रुपये का पर एसी डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक, तो अभी तो डीलर ने क्या कर दिया सर, पिछले महीने में तो मेरे, पिछले समर सीजन में तो मेरे 50 एसी बिके थे, तो अभी तो आप एक काम करो, उनको 50 एसी ही दो। मैं कोशिश पूरी करूंगा बेचने की इस बार 100 से ज़्यादा, जिससे मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि आप तो मेरे को सस्ता दे रहे हो ना, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा।
तो इसने 50 एसी मंगवा लिए, किसके कितने के भाव से आए होंगे सर? 30,000 रुपए के भाव से आएंगे, 30,000 रुपए के भाव से आए होंगे। पर इसने क्या किया, इतनी अच्छी मार्केटिंग करी, इस बार मार्केट में खूब होर्डिंग लगाए, है ना, खूब डिस्काउंट दिया, कुछ अच्छी सर्विसेज दी और ग्राहकों से बात भी अच्छे से करी, तो अल्टीमेटली इसके इस बार 100 एसी से ज्यादा बिक गए। तो इसने 50, 60, 70 एसी और खरीद लिए, तो इसने टोटल मिला के 120 एसी खरीद लिए। ठीक है, बाकी जो 70 एसी इसने खरीदे वो तो 29,000 के भाव ही आए होंगे, पर शुरू की जो 50 एसी खरीदे उसमें तो 30,000 के भाव आ गए। पर अब उसपे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा पर एसी इंटू 50 एसी पे, तो 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ सर, 50,000 रुपए का डिस्काउंट अपने इस डीलर को मिलेगा, क्योंकि टोटल में तो 120 एसी हो गए ना, तो शुरू में जो महंगे भाव लग के आ गए उन पे भी अब डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो ये डिस्काउंट वाला पोर्शन, ये 50,000 रुपए लेस होके चल जाएगा, किस में से? ये आपका सप्लायर है, ये आपका रेसिपिएंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं सर चैप्टर? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो सप्लायर ने क्या, सप्लायर कैसे निकालेगा? पहले इसने क्या काम कर दिया होगा? 30,000 इंटू 50 कर दिया होगा और 29,000 इंटू 70 कर दिया होगा, हुआ होगा तो इसके यहाँ पे ऐसे, और इस पे जीएसटी ले लिया होगा। ठीक, अब क्या है, जो भी वैल्यू आई होगी करके सर कर ही ले क्या? नहीं सर, करने में क्या है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। जो भी ज़्यादा वैल्यू आई होगी अब क्या करेगा, उसमें से 50,000 रुपये का डिस्काउंट देके चलेगा। जो वैल्यू आई होगी ना, इसे तो वैल्यू ही आएगी, अभी वैल्यू में से 50,000 का डिस्काउंट लेके चलेगा। इस वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, जितनी भी रेट है 28% रेट है जीएसटी पे, एसीज पे। ठीक, इस वैल्यू पे जीएसटी ले होगा, मतलब डिस्काउंट क्या हो रहा है? अल्टीमेटली लेस हो रहा है। डिस्काउंट अल्टीमेटली क्या हो रहा है? लेस, एक्सक्लूडेबल हो रहा है। पर बच्चों ध्यान रहे, डिस्काउंट को लेस करने के पीछे दो कंडीशंस हैं। अगर दोनों में से एक नहीं, दोनों की दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है आपकी, सर ये तो 3 हो गए, अरे यार, दोनों की दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है आपकी, ठीक है, तो ही डिस्काउंट लेस होकर चलेगा, अदरवाइज ये डिस्काउंट लेस करना अलाउड नहीं है। सर 2 कंडीशन फटाफट से बता दो फिर तो। देखो, पहली कंडीशन डिस्काउंट की ये है कि डिस्काउंट लेस जब ही करने देंगे यहां से जब पहले ही बात कर ली होगी सप्लायर ने अपने रेसिपिएंट से कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन हुई तो मैं डिस्काउंट दूंगा, मतलब बात ट्रांजैक्शन से पहले वादा हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों, जिसने अगर इसने इस वैल्यू पे पहले तो जीएसटी ले लिया था इससे, डिस्काउंट तो बाद में पता चला ना डिस्काउंट लगेगा, है ना, पहले तो इस वैल्यू पे जीएसटी ले लिया था। चलो इस वाली की बात कर लो, पहले तो फुल वैल्यू पे जीएसटी ले लिया था, 50,000 रुपए का डिस्काउंट इसमें तो मिला है, तो पहले तो फुल वैल्यू पे डिस्काउंट दे दिया, बाद में 50,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो इसने पहले तो इस अमाउंट पे जीएसटी दिया होगा ना रेसिपिएंट ने, तो रेसिपिएंट ने अपने यहाँ पे आईटीसी बुक करी होगी। और अब आप बात कर रहे हो कि वैल्यू को घटा दो, वैल्यू को घटा दोगे तो आईटीसी भी रिड्यूस होनी चाहिए। तो भैया ये 50,000 रुपए जब भी यहाँ पे रिड्यूस करने जाएंगे, दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ, 50,000 रुपए आपके सप्लायर को जब भी रिड्यूस करने दिए जाएंगे जब आपके रेसिपिएंट आदमी ने कॉरस्पॉन्डेंटली उस 50,000 रुपए पे जितनी भी आईटीसी बनती होगी वो आईटीसी घटा ली होगी। सर वो क्यों घटा लेगा? उसको तो ना आईटीसी वापस मिल जाएगी, उसने तो पूरा टैक्स दिया है। अरे उसको 50,000 जो दिए हैं ना, जो 50,000 वापस मिल रहे हैं उसको जीएसटी भी वापस, उसकी जीएसटी का जो पैसा उसने दिया था वो भी वापस मिलेगी। शर्त क्या है? ये अपनी इनपुट घटा ले, ये अपना वैल्यू अमाउंट घटा ले, तो यहाँ आउटपुट घट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो दो कंडीशंस क्या है कि बात पहले हो जानी चाहिए और अपने करस्पॉन्डेंटली अपना रेसिपिएंट आदमी उस पर आईटीसी करस्पॉन्डेंटली आईटीसी रिड्यूस कर ले। सर हाँ, आई हो गया, डी हो गया, फिर वापस से क्या था? आई। अभी इसको पेंडिंग रखते हैं। आई डी आई ओ। ओ क्या है? आपका सप्लायर ऑब्लिगेशन। सप्लायर ऑब्लिगेशन क्या है? सप्लायर ऑब्लिगेशन क्या है? ऐड होके चलेगा, मैं हूं सप्लायर, तुम हो रेसिपिएंट। ठीक है ना, इमेजिन कर लो तुमने मुझसे कुछ खरीदा है, सर्विस ही ले रहे हो ना, चलो पढ़ रहे हो, फीस दोगे तो तुम रेसिपिएंट ही हो गए। हाँ, तो मैं हूं सप्लायर, तुम लोग हो रेसिपिएंट। मैंने किसी से 50,000 रुपए उधार ले रखे थे, ठीक है, तो मेरे पास तुम 50 ही बच्चे हो, मैंने क्या कहा, मेरी फीस जो भी मेरे को दोगे ना, चलो 10,000 फीस हो, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10,000 रुपये मेरी सब्जेक्ट की फीस है, तो मैंने कहा सब बच्चे मेरे को 9,000 रुपये देना, सब बच्चे तुम खुश हो गए, है ना। पर मैंने कहा पर वो जो 1,000 रुपये जो डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, वो डिस्काउंट नहीं है, वो मेरे को ना देके इसको दे देना। तो इसके पास इसके में अल्टीमेटली 50,000 रुपये पहुंच जाएंगे, क्योंकि तुम बच्चे 50 हो और 1,000 तुमने पहुंचाने इसको पहुंचा दिए, तो मेरा उधार एक तरह से तुमने चुकती कर दिया। तो सप्लायर की ऑब्लिगेशन मीट किसने कर दी? रेसिपिएंट ने। सप्लायर की कोई ऑब्लिगेशन खड़ी थी 50,000 रुपये की, मीट किसने कर दी? रेसिपिएंट ने। तो इस वाले 50,000 को जो तुम लोगों ने दिए मेरी वैल्यू में ऐड करा जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल किया जाएगा, इस ऑब्लिगेशन को बिल्कुल ऐड किया जाएगा। ये रहा इंक्लूडेबल, क्या लिखा हुआ है? ऑब्लिगेशन लायबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। मेरे बिहाफ पे तो तुमने इसको 1,000 करके 50,000 रुपये पकड़े हैं, तो ये 50,000 रुपये
अमाउंट बनेगा क्या 50,000 रुपए वैल्यू का? हाँ सर बिल्कुल बनेगा, अदरवाइज तो फिर मैं सारा ही अमाउंट कभी किसी को दिला दूंगा, कभी किसी को दिला दूंगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, जीएसटी तुमसे कम से कम लेंगी, सरकार तो बहुत पागल बन जाएगी ऐसे। ठीक, इसलिए सप्लायर ऑब्लिगेशन को ऐड करके चलते हैं। सर IDIO-T बता दो सर। टी से क्या है? टैक्सेस। बहुत ही सिंपल है, टैक्सेस तो तुमने बचपन से पढ़ा है कि कोई भी टैक्सेस इसका पार्ट नहीं बनेंगे जिसपे फर्दर आईटीसी मिल जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मान लो मैंने कोई माल मंगवाया, मैं सप्लायर हूं, सप्लायर नहीं, इस बार मैं क्या बैठा हूं? बाहर बैठा हूं, विदेश में बैठा हूं, है ना, विदेश में बैठा हूं, तुम लोग बैठे हो इंडिया में। तुमने मेरे से कोई माल मंगवाया तो तुमने क्या किया? इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट किया है तो तुमसे कस्टम भी लेंगी सरकार और आईजीएसटी भी लेगी। ठीक, आईजीएसटी का तो तुम्हें इनपुट मिल जाएगा, पर कस्टम का इनपुट मिल जाता है क्या तुम्हें? सर कस्टम का तो इनपुट नहीं मिलता। ठीक, तो जिस टैक्सेस का तुम्हें इनपुट मिल जाता है वो तो क्या कर देना? लेस कर देना। और जिस भी टैक्सेस का तुम्हें इनपुट नहीं मिलता, ठीक, उसको यहां पे ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, तो टैक्सेस के बारे में क्या कह रहा है? अदर टैक्सेस, एग्जांपल एक्साइज, वैट, कस्टम ड्यूटी, दैट इज ऑल ओल्ड टैक्सेस, है ना, वो इंक्लूड कर लिए जाएंगे। और कब इंक्लूड नहीं होंगे? जब उनका आईटीसी मिल जाता होगा। ठीक, TCS इज नॉट अ मोरओवर TDS डिडक्टेड बाय रेसिपिएंट, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सप्लायर। यहाँ पे नहीं लिखी हुई है बात जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बात है यही। अगर वो उस इनपुट मिल जाता है तो फिर वो यहाँ पे एक्सक्लूड होकर चलेगा, वहां पे एक्सक्लूड होकर चलेगा। अगर इनपुट नहीं मिल रहा है तो फिर वहां पे इंक्लूड होकर चलेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। टैक्सेस हो गया। एस बता दो सर। एस से आपका सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी इतनी सी बात है कि मैं हूं सप्लायर, तुम हो लोग हो रेसिपिएंट। मैंने तुमसे बोला कि आजकल ओला उबर ये खरीद रहे, ओला उबर ने क्या, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं ना, ओला की आ रही है इसलिए मेरे से ओला उबर निकल गया। ओला की या फिर हीरो की या फिर होंडा की या बजाज की, चलो बजाज का एक चेतक स्कूटर आ रहा है इलेक्ट्रिक में, तो बजाज वाले ने बोला वैसे तो स्कूटर 150 का है, तुम मुझे 140 ही दे दो। तो रेसिपिएंट आदमी चक्कर में पड़ गया, मैंने तो डिस्काउंट मांगा भी नहीं, 140 कैसे मांग रहा है ना? ऐसा कौन सा सप्लायर करता है? ये बोला, फिर तुमने पूछ लिया अपनी एंजाइटी के चलते, तुमने पूछ लिया भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि 10,000 रुपए का डिस्काउंट क्यों? तो इसने बोला 10,000 रुपए मेरे को सरकार दे देगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने में सब्सिडी है, तेरे को सब्सिडी है, 150 की जगह तेरे को 140 ही देने पड़े ना, पर मेरे को मेरे पूरा अमाउंट आएगा, 10,000 रुपए मेरे को आ जाएंगे। तो जब भी सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है, जब भी सब्सिडी बच्चों आपको गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक, तो वो ऐड नहीं होके चलेगी। क्या बोल रहा हूं ध्यान से, मतलब अब जीएसटी 140 पे कंप्यूट करूं या 150 पे? सर 140 पे, क्योंकि सब्सिडी किससे मिल रही है? तुम लोगों को गवर्नमेंट से मिल रही है। ठीक, पर अगर यही सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट से मिल रही होती, मैंने बोला जा 130 का या 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दे, तो तुमने फिर पूछ लिया क्यों? मैंने बोला कोई 50,000 की, कोई मेरे को 50,000 से एक एनजीओ वाले हैं, उन्होंने भारत में मुंह ही मुटाई है कि कोई भी व्हीकल खरीदेगा तो हम सप्लायर को 50,000 रुपए हम दे देंगे, 1 लाख रुपए रेसिडेंट खुद दे दे। तो ये 50,000 रुपए लेस करना अलाउड है कि सर? ये लेस करना अलाउड नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है जो मैंने मेन क्लास में बताया था, अभी नहीं बताऊंगा, पर इतना ध्यान रख लो अभी, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलेगी तो वो लेस हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, अगर वो नॉन गवर्नमेंट से मिलेगी तो इंक्लूड हो जाएगी। सर इंटरेस्ट बता दो सर। इंटरेस्ट अब बच गया सिर्फ इंटरेस्ट, आई बच गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे क्या है बच्चों? मैंने कोई माल आज बेचा तुम्हें, तुमने पैसे दिए नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 1 महीने बाद पैसे दे देना। तुमने 1 महीने बाद पैसे नहीं दिए, तुमने पैसे दिए 10 महीने बाद। मैंने 10 महीने बाद तो मैं तो बिचर गया। बिचरना मतलब जानते हो, जिद्दी बच्चे बिचर जाते हैं, है ना? तो बच्चों के जैसे करोगे, अरे यार तुमने मेरा पैसे पे इंटरेस्ट नहीं दिया, मैंने बोलूँगा 10 महीने बाद इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा तुम्हें। अब तुमने बोला सर वो क्या होता है? मैंने बोला 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, तुमने 10 महीने बाद पैसा दिया है, तो एक काम करो 9 महीने का क्या करो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, जब सप्लायर इंटरेस्ट भी वसूल करेगा ना, तो वो इंटरेस्ट भी जीएसटी के लिए लायबल होगा, वो भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक, और टाइम ऑफ सप्लाई में अपन सीखते हैं, फिर इस पर इसका टाइम ऑफ सप्लाई में इस पर टैक्स कब जानता है? जब रिसीव बेसिस पर टैक्स जाता है, इंक्लूड मान लिया जाता है कि टैक्स इंक्लूड होकर आया है वो इंटरेस्ट। सर क्या क्या बोल दिया, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो सर इतना सा सुन लो कि इंटरेस्ट भी इंक्लूड होकर चलेगा आपकी वैल्यू के पार्ट में। ठीक, टाइम ऑफ सप्लाई में सीख लेंगे। सर इंटरेस्ट से रिलेटेड आपने दूसरी बात क्या बताई थी? अभी इतना ईडियट्स अपना पूरा हो गया है। अपन मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू मान लेंगे, पर ट्रांजैक्शन वैल्यू में सर्टेन एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तब वो जाके असेसेबल वैल्यू बन जाएगी। और सर्टेन एडजस्टमेंट का नाम क्या है? इडियट्स। और अपन ने एक एक एग्जांपल उसका सीख लिया है। खत्म बात सर, इतना इजी है। वैल्यूएशन तो बहुत ही इजी है, वैल्यूएशन अभी कंप्लीट करा देंगे अपन तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अपन क्या सीखने वाले हैं सर? आगे बढ़ के बच्चों अपन ये सीखने वाले हैं, एक सेकंड दिखाना मेरे को, बोर्ड बड़ा हो जाता है क्या मेरा?
तो मत करो ना छेड़खानी, अभी करके पछताए थे ना। हाँ 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 हाँ, नहीं करते नहीं करते। ठीक सर, आगे बताओ। आगे आपने वो चार्ट पे वापस आ जाओ 6.1 के 6.1 के चार्ट पे वापस आ जाओ और वो चार्ट से हमें पढ़ा दो पूरा वेरिएशन चैप्टर। हाँ तो वो इसलिए तो बनाते हैं चार्ट कि रिवीजन में काम में आए। ठीक, हाँ सर। अब देखो अपन ने पढ़ लिया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल भी थी और रिलायबल भी थी। तो अपन ने ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या मान लिया, असेसेबल वैल्यू मान लिया, सब्जेक्ट टू सर्टेन एडजस्टमेंट। अब कई कबार ऐसे ही होता है सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू या तो अवेलेबल ही नहीं होती, अवेलेबल ही नहीं है, या अवेलेबल तो है पर रिलायबल नहीं है। तो फिर असेसमेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सर तब रूल काम आएंगे अपने, रूल नंबर 27, 28, 29, रीड विथ 30 एंड 31। ये कहानी है सर। अब ये तो कहानी खत्म हो गई, ये कहानी बच रही है, ये कहानी अपन सीख रहे हैं अभी। ठीक, सीख रहे हैं ना। क्वेश्चन मार्क क्या पता आता तो है अपन को, किसी से पूछना थोड़ी ना, खड़ा है ना तुम्हारे सर आपके साथ। ठीक, तो असेसेबल वैल्यू अभी क्या बोल रहे हैं, या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ही नहीं थी या रिलायबल नहीं थी। ठीक है, अवेलेबल तो थी यहां पे पर रिलायबल नहीं थी। तो इन दोनों केसेस में या तो अवेलेबल ही नहीं थी या रिलायबल नहीं थी। तो इन दोनों केसेस में क्या करेंगे अपन को, रूल 27, 28, 29 रीड विथ 30, 31 पढ़ना पड़ेगा। सर ये क्या कहता है, तो आओ फिर ये क्या कहता है ये सीख लेते हैं। बच्चे ये कह रहा है, रूल नंबर 27 सबसे पहले पढ़ते हैं। मतलब रीड विथ 30 और 31 का क्या है, मतलब 27, 28, 29 हरदम लगेंगे। मतलब 27 से काम नहीं बना तो 28 और 29 पे नहीं जाएंगे, 30 और 31 पे जाएंगे। 28 से काम नहीं बना तो 30 और 31 पे जाएंगे। 29 से काम नहीं बना तो 30 और 31 पे जाएंगे। मतलब 30 और 31 तो तीनों के साथ ही पढ़ा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर पढ़ते हैं 27। 27 रूल कब लगता है सर, जब ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ही नहीं थी। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ही ना हो? पहले तो ये बताओ। 27 रूल नंबर 27 तो आप बाद में पढ़ाना, पर सबसे पहले ये बताओ ऐसे कैसे हो कैसे सकता है। हमें तो इतना, हमारी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही। ऐसा हो ही कैसे सकता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ही ना हो? मैं भी सोचो उसमें तो पड़ गया। अगर मैं स्टूडेंट होता तुम्हारी जगह तो मैं भी सोच में तो पड़ जाता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट में किसी ने कोई चीज़ बेच दी और हमें रेट ही नहीं ली, अमाउंट ही नहीं लिया उससे। कुछ तो लिया ही होगा ना सर। मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, सप्लाई चैप्टर में आपने पढ़ा था एफओसी सप्लाई, फ्री ऑफ कंसिडरेशन सप्लाई। उसमें भी आपने इसको सप्लाई मान लिया था जब क्या था वो आरबीआई की एजेंसी। तो सर आपने सप्लाई तो मान लिया, वैल्यू कैसे निकालोगे? ये रहा वैल्यूएशन चैप्टर आपका, रूल नंबर 27 उसी के लिए तो पढ़ा है। मतलब आपने सप्लाई चैप्टर में सीखा था कि अगर शेड्यूल 1 में कोई चीज ऐसी होती थी जिसपे फ्री ऑफ कंसिडरेशन भी, विदाउट कंसिडरेशन भी चीज चली जाए तो भी उसको सप्लाई मान लेते थे। सप्लाई तो मान लिया वहां पे, जीएसटी कैसे लोगे, अमाउंट तो पता ही नहीं है, तो अमाउंट सीख रहे हैं ना रूल नंबर 27 में। और बताओ सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ही ना हो तो? सर बस यही एक कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है सर, दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? हाँ बता तो सकता हूँ, लो सुन लो फिर। पुराने गाँव में क्या होता था, पहले गाँवों के सिस्टम में आज भी होता है, एक चीज लो बदले में दूसरी चीज दे दो, बार्टर सिस्टम। मैंने तुम्हें कुछ दिया, तुमने बदले में कुछ और दे दिया, पैसा तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। अब पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो सरकार जीएसटी कैसे लेगी? सरकार को तो जीएसटी लेना है क्योंकि सरकार का ट्रांजैक्शन तो हो गया, यहाँ पे उल्टा 2 ट्रांजैक्शन हो गए और एक पे भी जीएसटी ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही नहीं थी, रुपए में तो बात ही नहीं हुई। तो सरकार ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम रूल नंबर 27 के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे और जीएसटी तो लेके चलेंगे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं रूल नंबर 27, समझ में आ गया होगा तुमको 2-3 एग्जांपल से कि ऐसा मार्केट में हो तो सकता है। वेयर कंसिडरेशन नॉट होली और पार्टली इन मनी, जैसे बार्टर सिस्टम, शेड्यूल 1 दोनों ही होली और पार्टली इन मनी नहीं था ना, इसमें होली नहीं था शेड्यूल 1 में तो, और बार्टर सिस्टम में भी होली नहीं था, और कई का क्या था पार्टली कैश में आ गया, पार्टली कुछ और चीज आ गई, तब भी रूल नंबर 27 की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक, तो रूल नंबर 27 क्या कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ले लो। कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक फोन बना के बेच दिया, मैंने तुम्हें एप्पल फोन बेच दिया और बोल दिया बदले में पैसे नहीं देने, पैसे दोगे तो जीएसटी लग जाएगा, बदले में क्या कर दो 2 फोन दे दो मेरे को एमआई के, वन प्लस के 2 फोन दे दो, तो क्या करूंगा मैं, तुम्हारा जीएसटी माफ कर दूंगा। तो ऐसे की तैसी तुम कैसे माफ कर दोगे? बोले मैं तो वैल्यू ही नहीं ले रहा ना, तो पैसे नहीं ले रहा, तो पैसे नहीं ले रहा तो वैल्यू नहीं है, तो जीएसटी सरकार जीएसटी निकालेगी। इसमें सरकार बोलती है रुक बे, हमारे पास सेक्शन 27 है तेरे जैसे लोगों के लिए। मैंने बोला अच्छा, बोले हाँ बिल्कुल। तो सर मैंने बोला ओपन फिर क्या लिख रखा है तुम्हारे सेक्शन 27 में? तो सरकार बोल रही है जो तूने आईफोन बेचा ना, जो तूने आईफोन बेचा, आईफोन है क्या सर? नहीं यार अभी कहाँ आईफोन है,
ठीक, मैं तो वैसे नॉर्मल टेक्नोलॉजी का शौक है नहीं, मेरे को नॉर्मल फोन रखता हूँ, फोन उठाना रखना इतनी बात है। तो सरकार क्या बोल रही है, जब तूने फोन बेचा उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, ये हमें चाहिए ही नहीं कि बदले में क्या आया, क्या आया नहीं आया हमें मतलब ही नहीं है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, कितने में जनरली मार्केट में बिकता है। तो मैंने बोला जनरली तो मार्केट 80,000 में बिकता है। तो सरकार ने बोला बस तो रोक दो, बस 80,000 रुपए। तुमने बोला ना 80,000 रुपए, ओपन मार्केट में 80,000 में बिकता है, तो बस 80,000 रुपए इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू है। और 80,000 रुपए पे रेट ऑफ जीएसटी जो भी 12% 18% जो भी फोनों पे रेट है 18% है, 18% लगा देना और आपका जीएसटी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो मैंने बोला अच्छा, मतलब मैंने बदले में 2 फोन लिए, पैसे नहीं लिए तो भी जीएसटी लगेगा। सरकार ने बोला हाँ बिल्कुल तो भी जीएसटी लगेगा। ठीक, और अगर तूने सामने से जीएसटी का अमाउंट नहीं लिया तो हमें नहीं पता, तूने 2 फोन लिए ना, हमें तो इतना पता है कि तूने 2 फोन लिया, मतलब तूने जीएसटी का अमाउंट छुपा के कहीं ना कहीं लिया है। अब 80,000 इंटू 18% करते जो भी आएगा वो टैक्स हमें जमा करा देना। तो ये हो गया वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में सबसे पहले क्या बोला आपने, रूल नंबर 27 में जब ट्रांजेक्शन वैल्यू अवेलेबल ही नहीं थी तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। हाँ सर, अदरवाइज अगर सर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई है नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताओ ऐसे कैसे हो सकता है, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर बच्चों ऐसा भी हो सकता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, कब हो सकता है मैं बताऊं? अरे यार ये LG के फोन आए थे मार्केट में नए नए, है ना सर, फोन के एग्जांपल है क्या आपके पास? अभी दूसरे भी उठा लेंगे, अरे फोन का तो सुन लो। LG के नया नया फोन आया था, फिर चला नहीं, तुम्हें पता नहीं होगा पर आया था, है ना। गूगल ने भी फोन निकाला था बीच में अपना, ठीक, और उनको कोई खरीदने को तैयार नहीं यार, तो उनकी कोई ओपन मार्केट वैल्यू ही नहीं। उन्होंने कोई रेट तो बोली पर लोग उनको खरीदने को तैयार नहीं, तो वो उसने क्या किया, भारी डिस्काउंट दिए, बोले जो भी तुम्हारा पुराना फोन है ना उसके बदले में हम बढ़िया पुराना फोन बढ़िया रेट में खरीद लेंगे। ठीक, तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं हो। कई बार ऐसी चीज भी हो जाती है कि ओपन मार्केट में पहली बार चीज बिकने के लिए आई है मार्केट में, इससे पहले बिकती नहीं थी, तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। तो जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही ना हो तो अपन रैंक 1 की जगह इस पे जाएंगे, क्या बोलेंगे अपन, फिर बदले में जो आया है, क्या आया है तुमसे, मनी वैल्यू में अगर कुछ आया तो वो भी ले लेंगे, प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन आएगा। सर अब हमने तो पुराने 2 फोन दिए थे आपको, हमारा एग्जांपल सेम है, आपने चाहे एप्पल का फोन दिया हो चाहे LG का फोन दिया हो, हमारा एग्जांपल सेम है। हमारे एग्जांपल में हमने आपको 2 फोन दिए बदले में, तो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया ना तुमने मेरे को, तो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन को क्या मान लूंगा मैं, उसकी वैल्यू निकालूंगा नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की, जो भी वैल्यू होगी। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन ही तो है वो, तुमने 2 फोन दिए जो, उसकी वैल्यूशन निकाल लूंगा, पुराने मार्केट में पूछ लूंगा कितने में बिक रहा भैया ये, मतलब इस बार जो चीज गई उस पर यकीन नहीं किया जा रहा, जो चीज आई उस पर यकीन किया जा रहा है। ठीक, तो यकीन आया क्या, 2 पुराने फोन की वैल्यू निकालूंगा। अगर तुमने मान लो 5,000 रुपए भी दिए मेरे को, तो 5,000 रुपए प्लस दोनों पुराने फोनों की वैल्यू, वो ही मान लिया जाएगा आपका वैल्यू। चल, तो हो सकता है पहले से एग्जाम 80,000 निकल गया था पर पहले तो था ही नहीं, तो क्या करें सर, था नहीं तो ही सेकंड पे आएंगे, और सेकंड से मान लो 70,000 ही आया, तो 5,000 प्लस 65,000, दोनों वैल्यू की वैल्यू 65,000 ही निकल के आई और 5,000 कैश दिए थे, तो 70,000 रुपये क्या ले लेंगे, आपका अमाउंट ले लेंगे वैल्यूशन के हिसाब से, आपका 70,000 निकल के आएगा। सर ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं थी, और जो पुराने फोन की जगह ना हमने एंटिक गांधी जी का चश्मा दिया था, तो निकाल लो इसकी वैल्यू, जो एंटिक्स की तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, करोड़ भी हो सकती है, अरब भी हो सकती है, ये 2 रुपये भी नहीं हो सकती है ना, फालतू चीज दे दी तो मेरे को लगा एंटिक की वैल्यू भी नहीं हो सकती, फिर क्या करें। तो जब ऐसा हो जाए कि फर्स्ट ऑप्शन भी यूज नहीं कर सकते, सेकंड यूज भी ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, आईफोन तो नहीं, आईफोन के जैसा कोई फोन की सिमिलर सप्लाई की वैल्यू ढूंढ लेंगे। सर दूसरी कंपनी सिमिलर चीज बेच रही है, गूगल ने बेचा अपना फोन निकाल के, तो गूगल के जो फोन बेचा उसकी वैल्यूशन ओपन मार्केट वैल्यू तो नहीं थी, वो नहीं थी, तो तुम सेकंड ऑप्शन पे आए, सेकंड ऑप्शन पे तुम्हारे नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में ऐसी चीज आ गई थी जिसकी तो वैल्यूशन ही नहीं निकाल सकते थे, तो तुम्हारे को थर्ड ऑप्शन में जाना पड़ा। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि गूगल ने जैसा फोन निकाल रखा है ना, जिन जिन फीचर का, जितनी स्क्रीन का, जितने मेगाहर्ट्ज का, जितना प्रोसेसर का, जितना हार्ड डिस्क का है ना, मतलब स्टोरेज का, उतना ही कोई दूसरा वैसे का वैसे सेम फीचर का कंपनी कोई दूसरा बेच रही है क्या, बोले हाँ बेच रही है, वो कितने ले रही है, वो ले लो सर, वो तो 60,000 ले रही है, तो 60,000 बना दो। सर वो तो 80,000 ले रही है, तो 80,000 बना दो, जो भी वैल्यू सिमिलर सप्लाई में जा रही है उसकी ले लो। सर ठीक है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट रैंक 1 में 3 तरीके थे, तो 3 में भी प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर रैंक 1 पूरी नहीं लग पाई तो क्या करेंगे सर, तो फिर सर रीड विथ 30 और 31 बोला था ना, तो 30 में जाएंगे। 30 में क्या लिखा हुआ है, अरे फोन बनाने में कुछ तो कॉस्ट आई होगी, कुछ तो कॉस्ट आई होगी, कॉस्ट प्लस 10% कर दो, तो मतलब कॉस्ट का 110% कर दो, वही वैल्यू ले लेंगे। अगर कॉस्ट तुम्हारी 50,000 आई है तो 10% और जो कि होता है 5,000 रुपए, तो 55,000 तुम्हारे क्या ले लेंगे, वैल्यूशन ले लेंगे। और सर 30 से भी कास्ट नहीं बना हमारे पास, तो कॉस्ट भी नहीं है, कॉस्ट भी नहीं, हम तो कुछ नहीं है, टोटल अंधेरे में है ना, हम ना ओपन मार्केट वैल्यू है, ना नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की वैल्यू है, ना सिमिलर सप्लाई कोई मार्केट में ऐसा कोई चीज बेच रहा है, ना हमें कॉस्ट मालूम है, हम ना तो टोटल अंधेरे में बैठे हैं, जैसे कि तुम बैठे हो।
नहीं सर, हम उजाले में हैं, हम खूब पढ़ाई करते हैं, हमारा फ्यूचर बहुत उजाले में है। तो अगर चारों तरफ अंधेरा छा जाए तो क्या करेंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट निकाल के यहाँ पे चलेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। तो अपन ने क्या सीख लिया, रूल नंबर 27 पढ़ लिया। सर अब 28 और 29 पढ़ा दो तो क्या वैल्यूएशन चैप्टर खत्म? हाँ 28 29 पढ़ लो, वैल्यूएशन चैप्टर खत्म। इतनी छोटी क्लास सर आज की, तो बेमानी हो गई। कोई बात नहीं, तुम पढ़ो तो सही 28 29, रुको 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 28 और 29 पढ़ तो लो। हाँ सर, बस ये पढ़ते ही खत्म। 30 और 31 तो साथ साथ में पढ़ ही लेंगे ना, इसके पढ़ ही लिया, बस पढ़ ही लिया, तो बार बार यही आना है। 28 29 पढ़ा दो। देखो 27 में क्या पढ़ा था, जब अवेलेबल नहीं थी। 28 और 29 में क्या है, 27 तो जनरल था, ये तो जनरल था, ये स्पेसिफिक है। 28 कब लगता है और 29 कब लगता है? 28 लगता है जब ट्रांजैक्शन डीम्ड डिस्टेंस के बीच में हो जाए, और 29 कब लगता है जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाए। ठीक, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, रिलायबल नहीं निकलेगी, क्योंकि जो पार्टी है ना, जो दिन दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, या तो प्रिंसिपल किसी तरह जुड़े हुए हैं, तो जो अमाउंट आया होगा वो हो सकता है रिलायबल ना हो, एक झूठ मूठ का अमाउंट ले लिया गया हो जीएसटी बचाने के लिए, तो सरकार ने उस अमाउंट को मानने से मना कर दिया, बोले रिलायबल ही नहीं है अमाउंट, है ना। इसलिए सरकार क्या बोलती है, हम तो रूल नंबर 28, अगर डीम डिस्टिंक्ट होंगे तो 28 यूज करेंगे, और अगर प्रिंसिपल एजेंट होंगे तो रूल नंबर 29 यूज करेंगे। ये स्पेसिफिक है, अगर डीम डिस्टिंक्ट होंगे तो 28 ही यूज कर सकते हो, 29 यूज नहीं कर सकते, और प्रिंसिपल एजेंट होंगे तो 29 ही यूज कर सकते हो, 28 यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोला मैंने, ये स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। रूल नंबर 27 तो जनरल था, सबके पे कहीं पे भी लग जाएगा, जहाँ पे भी ट्रांजेक्शन वैल्यू अवेलेबल ही नहीं होगी वहाँ पे रूल नंबर 27 पकड़ लेंगे, पर यहाँ पे रिलायबल नहीं होगी और डीम डिस्टिंक्ट की वजह से रिलायबल नहीं होगी, वहाँ पे 28 पकड़ेंगे, और प्रिंसिपल एजेंट की वजह से रिलायबल नहीं होगी, वहाँ पे 29 पकड़ेंगे। ठीक है सर, बोलना तो बहुत पड़ जाता है एज ए टीचर, मेरे को एनर्जी तो बहुत लग जाती है, तुमको सुनने में जोर आ रहा है। ठीक सर, 27 हो गया, अब 27 को हटा दो पिक्चर से, लो हटा दिया। अब 28 पढ़ाओ तो 29 को भी एक बार हटा दो सर, लो 28 को एकदम बड़ा बड़ा खोल लेते हैं। देखो बच्चों, कुछ जोर आएगा ही नहीं, कुछ बर्डन की वाली बात ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, रूल 28 छोटा सा है, बाकी तो 27 की कॉपी है। हाँ सर 27 को वापस से पढ़ा दो, फिर हमने ध्यान से पढ़ा नहीं। अरे लो 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 लो, दोबारा से एक बार फटाफट से पढ़ लो। ओपन मार्केट व्यू से पढ़ा लेंगे, वो नहीं निकल के आई तो मनी वैल्यू प्लस मॉनोमेट्री कंसीडर के, वो भी तरीका पॉसिबल नहीं है, तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो रूल नंबर 30 में 110% ऑफ कॉस्ट लगा देंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। चारों तरफ अंधेरा है तो बीजे कर देंगे। चलो अब तो ध्यान रहेगा। हाँ सर अब ध्यान रहेगा। अब 28 पढ़ा दो। देखो 28 में क्या लिखा था मेरे बच्चों, 28 में ये लिखा था कि अगर दो डीम डिस्टिंक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, सर डीम डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, अरे डीम डिस्टिंक्ट एक पेन पे अलग अलग दुकानें हो तो वो डीम डिस्टिंक्ट होता है, रिलेटेड पर्सन डीम डिस्टिंक्ट होते हैं। ये अपने सप्लाई चैप्टर में पढ़ लिया था। हाँ सर पढ़ लिया था। ठीक, तो डीम डिस्टिंक्ट भी अब हमको रिकॉल हो गया। अगर डीम डिस्टिंक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाए, जैसे कि मेरे पास एक राजस्थान में शोरूम है और एक पंजाब में शोरूम है, दोनों मेरे ही शोरूम है, दोनों पे मेरे ही पेन, एक पेन पे बेचते, जीएसटी नंबर भरा अलग अलग है, जीएसटी नंबर भरा अलग अलग है, पर जीएसटी नंबर में जो बीच में पेन आ रहा है ना, पेन वो कॉमन है, जीएसटी नंबर में बीच में पेन आ रहा है ना, वो कॉमन है, क्योंकि पेन नंबर तो दोनों में एक ही गया हुआ है। तो ये दोनों दुकानें क्या हुई सर, डीम डिस्टिंक्ट हो गई है। डीम कर लेंगे कि अलग अलग आदमी हैं। ठीक, ये जीएसटी नंबर अलग, ये जीएसटी नंबर, तो हम मान रहे हैं कि अलग अलग आदमी, चाहे पेन दोनों का सेम हो। यही था ना डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ सर यही था डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। अब मान लो मैंने 50 थार शोरूम के लिए, महिंद्रा की थार जो आती है ना, 50 थार यहाँ करी थी, 50 थार यहाँ करी थी, और यहाँ की थार तो फटाफट फटाफट 1 महीने में बिक गई, और यहाँ की 20 थार तो बिक गई। आजकल वैसे तो जयपुर में भी खूब थार बिक रही है ना, और 30 थार पड़ी रह गई, कोई खरीदने नहीं आ रहा। मैंने बोला जब अगर मेरी 30 थार यहाँ पे खड़ी रह गई तो क्यों मैं अपने स्टॉक को खड़े रख के उसे ब्याज पैसा, जितनी देर पैसा ब्लॉक रहेगा उतने देर नुकसान होगा ना। तो मैंने क्या किया, फटाफट से 30 की 30 थार यहाँ भिजवा दी। बोले पंजाब से जल्दी जल्दी बिक रही है, पंजाब में बिक जाएगी। ठीक, तो एक्चुअली क्या ये सप्लाई है, मैंने दोनों एक शोरूम से निकाल के दूसरी कार से शोरूम में अपने माल भेज दिया, तो क्या सप्लाई है? तो सप्लाई वाला तो क्वेश्चन ही नहीं उठता ना, वो तो सप्लाई चैप्टर में उठता था। तो नालायक को उठता था तो बताओ ना आंसर कि सप्लाई है नहीं है। सर आपने शेड्यूल 1 में पढ़ाया था कि आरबीआई की एजेंसी फ्री ऑफ कंसिडरेशन, मैंने कुछ रुपए नहीं लिए पंजाब वाली अपने शोरूम से, क्योंकि मेरी तो दुकान है, तो कोई रुपए नहीं आए, तो फ्री ऑफ कंसिडरेशन हो गया। तो इसमें शेड्यूल 1 की दायरा आ गया क्या सर? हाँ दायरा आ गया, क्योंकि ये आरबीआई की एजेंसी में आर हो गया, रिलेटेड पर्सन हो गया, डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन होते हैं। तो ये शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई तो बन गई। अब सप्लाई बन गई तो वैल्यूएशन तो निकालनी पड़ेगी, तो वैल्यूएशन निकाल रहे हैं रूल नंबर 28 में। तो वैल्यूएशन क्या कहता है कि ये जो डिक्लेयर करे ना भाई आपका सप्लायर, यही तो है, ये तो रेसिपिएंट है। तो जो और वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ के इसके रहे हैं सप्लायर के एंड से, तो भैया जो सप्लायर रूल नंबर 28 में सबसे पहले क्या कह रहा है, वो रूल नंबर 28 में सबसे पहले कह रहा है कि जो सप्लायर जो भी वैल्यू डिक्लेयर करे,
वही वैल्यू आप क्या कर लेना, कंसिडर कर लेना। मर्जी है इसकी जो डिक्लेयर करे। सर इसने 1 रुपये डिक्लेयर किया कि 1 रुपये में मैंने 30 की 30 थार बेच दी, हाँ 1 रुपये कंसिडर कर लेना। अरे सर मजाक कर दी, मतलब 20 लाख की एक थार आती होगी, 16 लाख के आसपास की आती है ना, 20 लाख मान लेते हैं, 20 लाख की एक थार आती है, 30 कारें इसने थार बेच दी उधर, 20 लाख इंटू 30 लाख 6 करोड़ रुपए हो जाते हैं। नहीं 20 इंटू 30 2 3 6, 6 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 6 करोड़ की जगह 1 रुपये डिक्लेयर कर रहा है ये, आप 6 करोड़ की वैल्यू को 1 रुपये मान लोगे? हाँ सर सो के नहीं आए क्या, मतलब नींदों में हो क्या अभी तक? अरे नहीं बच्चों, टीचर हूँ तुम्हारा, इतना तो पता ही होगा ना मेरे को। सर पूरी बात बताओ फिर। हाँ पूरी बात नहीं बताएंगे। ये क्या कह रहा है कि अगर सामने वाला पर्सन भी उसका आईटीसी लेने का हकदार है, मतलब जो भी वैल्यू मैं यहाँ डिक्लेयर करूंगा राजस्थान के शोरूम से, मान लो मैंने पूरी की पूरी 6 करोड़ रुपए डिक्लेयर करी ईमानदारी से, ठीक है, जो तुमको लगता है, पूरी की पूरी डिक्लेयर करी कि 30 कारों की वैल्यू 6 करोड़ रुपए है, 6 करोड़ रुपए डिक्लेयर करी, सप्लाई बनी गया, अमाउंट निकल के आ गया 6 करोड़, तो 6 करोड़ रुपए जीएसटी लिया जाएगा 28% के हिसाब से, क्योंकि कारों पे रेट क्या है 28%, ठीक। 6 करोड़ पे 28% से जो भी अमाउंट बना, 30% मान लो, मेरे लिए कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1.8 करोड़ रुपीज टैक्स का अमाउंट बना, तो 1.8 करोड़ रुपीस में क्या करूंगा, सरकार को जमा करा दूंगा। राजस्थान का शोरूम वाला, सप्लाई बन गई ना क्योंकि, तो राजस्थान का शोरूम वाला 1.8 करोड़ रुपए सरकार को जमा करा देगा। तो क्या सरकार के पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए आ गए? सरकार ताता तैया करना शुरू कर दे, बंगड़ा पाना शुरू कर दे सरकार, है ना, उसी थार में बैठ के? नहीं सर, नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए आए नहीं है, वो यूं की यूं इसकी आईटीसी में चढ़ गए हैं। अरे सर यही तो आईटीसी का कॉन्सेप्ट है, सप्लायर देता है तो रेसिपिएंट के यहाँ पे क्या बन जाता है, ये B2B तो है, तो सप्लायर के यहाँ पे, रेसिपिएंट के यहाँ पे क्या बन जाता है, वो आईटीसी, तो सरकार को कोई फायदा ही नहीं हुआ। मतलब यहाँ से जितनी भी वैल्यू डिक्लेयर करवा लो, जितना भी हाई जीएसटी अमाउंट बनवा लो, वो यहाँ के जाके इनपुट बन ही जाना है। तो सरकार ने बोला जाओ रे यार, फिर तुम तो, तुम्हारी मर्जी है, जो वैल्यू डिक्लेयर कर दो। तो सर फिर सरकार वैल्यू डिक्लेयर कराई क्यों रही है? जब एक जगह से जीएसटी लगना है, दूसरे के इनपुट बन जाना है, तो सरकार फिर वैल्यू डिक्लेयर कराई क्यों रही है? छोड़ दे फिर जीएसटी, फिर से सप्लाई चैप्टर में सप्लाई बनाया क्यों? कंट्रोल पर्पस के लिए। सरकार बोल रही है हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि इधर से इधर कितना माल गया, दिन डिस्टेंस के पर्सन के बीच में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर 1 रुपये भी डिक्लेयर करोगे तो कम से कम बताओगे ना कि 30 कारें गई 1 रुपये की, और उस पर 28% से जीएसटी ले गया, तो 28 पैसे लिए गए, तो 28 पैसे यहाँ पे आउटपुट बन जाएगा, 28 पैसे यहाँ पे इनपुट बन जाएगा। सर इससे दूसरा फायदा सप्लायर को बहुत बड़ा फायदा है। सप्लायर को एक बड़ा फायदा यह है कि चलो ठीक है, सप्लायर आदमी बोलते भी थे सर क्या पागल आदमी, सरकार को बेवकूफ बता रहे। बोले कैसे? बोले सर 6 करोड़ रुपए आप मेरे को वैल्यू डिक्लेयर करवा रहे हो, 2 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए में टैक्स ले रहे हो, मेरे तो ब्लॉक हो गया पैसा, यहाँ से अपने पैसे ले लिया, ठीक है यहाँ पे इनपुट आ गई, पर ब्लॉक तो पड़ी है ना, मेरे 2 करोड़ रुपए लगभग 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग ब्लॉक हो गए। इसका ब्याज कौन देगा? आपने सरकार पे उंगली उठा दी, सरकार बोल रही ठीक है, तो हम तुम्हें बोल रहे हैं ना वैल्यू डिक्लेयर, जो तुम्हारी मर्जी है यार, जल्दी जल्दी करते हैं ना। इफ रेसिपिएंट एलिजिबल टू बुक आईटीसी, रेसिपिएंट अगर बुक करने के लिए एलिजिबल है आईटीसी बुक करने के लिए, तो ही देन डिक्लेयर्ड वैल्यू विल बी ओपन मार्केट वैल्यू, असेसेबल वैल्यू, उसी को मान लेंगे जो भी आपका डिक्लेयर होगी। और कब मान लेंगे? जब ये आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल होगा, हकदार होगा, सारे वो 12 कंडीशन सारी फुलफिल करके आता होगा, तो फिर ये वैल्यू जो डिक्लेयर करेगा उसी को सरकार मान लेगी वही वैल्यू है। सर अगर वैल्यू नहीं लगी तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं चला, तो अब बच्चों यही तो बात हो गई। अगर फर्स्ट नहीं चला तो क्या करेंगे? मैं बता देता हूं। अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट को यहां माल बेचा और ये वैल्यू डिक्लेयर करने में अक्षम रहा, मतलब ये ना बता ही नहीं पाया कि वैल्यू डिक्लेयर किया है, इसका मन नहीं किया, ये बताया नहीं इसने, तो सरकार क्या बोली, अच्छा तुम तो वैल्यू डिक्लेयर कर नहीं रहे, सामने वाला आईटीसी लेने के लिए अधिकार है, तो एक काम हम क्या करते हैं, ये भी तो आगे माल बेचेगा, ये भी तो थार इसने इसलिए ली थी कि आगे बेच दे, तो ये जितने में भी बेचेगा, जैसे मान लो इसने 240 रुपए में कोई चीज बेची, तो माना जाएगा इस 240 का 90%, 9 से मल्टीप्लाई होती होगी चीज, ऐसा निकालते हैं, 9 9 जा 81, 180 रुपए में कोई चीज बेच दी इसने आगे, है ना, जो भी है यार वैल्यू, अब वो सेम एग्जांपल मत करो, थार 180 में कैसे बिकी, ठीक, तो 180 का 18%, तो जो भी आता है ना, वही मान लेंगे इसकी वैल्यू। मतलब प्राइस 2 का 90% क्या आ जाएगा, प्राइस 1, ये मान लेंगे। क्या बोल रहे हैं? इफ गुड्स आर इंटेंडेड टू फर्दर सेल, अगर ये फर्दर सेल होनी है, पर कंडीशन क्या है, ये रिलेटेड पार्टी को नहीं होनी चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं होनी चाहिए, फिर तो ये वैल्यू भी रिलायबल नहीं है। अरे भैया ये वैल्यू जो हुई
इसको रिलायबल नहीं मान रहे तभी तो रूल नंबर 28 लगा रहे हैं, और रिलायबल क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये डीम्ड लिस्टिंग थे। इसलिए प्राइस 2 वो एक अनबायस्ड प्राइस है, वो एकदम फेयर प्राइस है, इसलिए प्राइस 2 का 90% लेंगे और उसको वैल्यू मान लेंगे। ठीक। इफ गुड्स आर इंटेंडेड टू फर्दर सेल एंड सोल ऑफ सेम गुड्स एंड सेल ऑफ सेम गुड्स, सेल में टू ये अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए। इट इज ओनली गुड्स देन असेसेबल वैल्यूबिलिटी 90% ऑफ प्राइस 2। प्राइस 2 का 90% क्या मान लेंगे? प्राइस 1 निकाल लेंगे। और ओनली गुड्स के केस में पॉसिबल है, सर्विस के केस में तो दिखेगा ही नहीं ना कि यहाँ से शोरूम से कौन सी सर्विस गई थी और वो आगे किस सर्विस में बिकी। सर्विस तो दिखती थोड़ी ना है, तो इसलिए सिर्फ गुड्स के केस में ही अप्लाई होता है। और मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं, सेम का सेम गुड्स बिकना चाहिए। अगर यहाँ से कुछ गुड्स गया था, लेदर की सीटें गई थी, शोरूम से गई थी लेदर की सीटें, राजस्थान से पंजाब गई थी, और वो कार में लग के कुछ मैन्युफैक्चर होके सील सिलाई होके कलर होके बिक गई आगे, तो सर तो फिर तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं है। तो फिर ये सेकंड जो बात जो कह रहा है ना 90 प्राइस 2 प्राइस 1 90% ऑफ प्राइस 2, तो ये बात एप्लीकेबल नहीं है। ये बात एप्लीकेबल जब है जब सिर्फ गुड्स यूं की यूं बिक रहा हो और अनरिलेटेड पार्टी को बिक रहा हो, सेम का सेम गुड्स बिक रहा हो, है ना। ठीक है सर। अगर सर रैंक 1 नहीं लगा पाए, रैंक 2 नहीं लगा पाए, रैंक 1 में क्या सीखा था भाई? जो वैल्यू डिक्लेयर है। रैंक नंबर 2 में क्या सीखा भाई? प्राइस 2 का 90%। अगर रैंक 1 भी नहीं लगा पाए, 2 भी नहीं लगा पाए, तो क्या करेंगे? तो बस अभी तो मैंने बताया 27 का यू की यूं हूं बहू 27 उतार देंगे। लो सर 27 उतार दिया। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, सर ये काटा हुआ है क्योंकि वहां से कुछ आ नहीं रहा ना, इसलिए काटा हुआ है। ओपन मार्केट सिंपली सप्लाई 110% ऑफ कॉस्ट बैजेस में रूल नंबर 28 हो गया। लो 29 बचा, 29 कर लेते हैं। इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? कौन सा चैप्टर निकल के आएगा तुम्हारे? हाँ सर पढ़ा तो धमाधम रहे हो आप, आज तो फॉर्म में आयो। अरे फॉर्म में आना ही पड़ेगा ना, रिवीजन क्लासेस जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा पूरा जीएसटी कुछ घंटों में कंप्लीट कराना पड़ेगा मेरे को, इसलिए फॉर्म में तो आना ही पड़ेगा। और इस पे भी मेरी स्पीड तुम 1.5 कर दोगे, है ना, 1.5 पे कर दोगे मेरे को पता है। ठीक है ना। रूल नंबर 29 कब लगता है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रूल नंबर 29 लगता है। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में लगता है तो क्या मतलब कि मतलब अगर प्रिंसिपल एजेंट को कुछ माल बेच रहा होगा, ठीक, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ माल भेजा, एजेंट ने भलाई पैसे नहीं दिए, तो आरबीआई की एजेंसी में ये कॉन्सेप्ट भी फॉलो होता है और इस पे भी जीएसटी निकाला जाता है। तो पैसे तो अभी आए नहीं, तो वैल्यूएशन तो निकाला जाएगा, जीएसटी सरकार को लेना है। ठीक, तो जीएसटी कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा? 29 के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या कह रहा है ऑप्शन, इफ गुड्स आर इंटेंडेड टू फर्दर सेल, वही प्राइस 2 का 90% ले लेंगे। एंड सेम सेल ऑफ सेम गुड्स, सेल मेड ऑफ टू अनरिलेटेड पार्टी, इट इज ओनली फॉर गुड्स देन असेसेबल वैल्यू 90% ऑफ प्राइस 2। सो मतलब यहाँ का यहाँ कॉपी, हाँ 28 ने 27 की कॉपी करी, 29 28 और 27 की दोनों की कॉपी करेगा। ठीक है, तो ये लो कॉपी कर ली। अगर रैंक 1 नहीं चला तो ऊपर ये लो 27 की कॉपी देख लो, फिर ओपन मार्केट सच सप्लाई 110% कॉस्ट बेस्ड असेसमेंट, खत्म बात। प्रोविजन 110% ऑफ कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, मैंडेटरी फॉर ऑल सर्विस प्रोवाइडर, इट इज ऑप्शनल। ठीक, सर्विस प्रोवाइडर में ये ऑप्शनल है, 110% ऑफ कॉस्ट लगाओ, यूज करो चाहे मत करो। ठीक है ना, डायरेक्ट 32 में बीजीए पे चले जाओ, क्योंकि सर्विस के केस में ना कॉस्ट पता नहीं लगाई नहीं जा सकती जल्दी से, है ना, इसलिए ये बात कह दी सर। हो वाह, मतलब जितनी टाइम 27 ने लिया उसका आधा टाइम 28 ने लिया और उसका भी आधा टाइम 29 ने लिया, और आपके कहे के अकॉर्डिंग सर अपना वैल्यूएशन चैप्टर खत्म हो जाता है। नहीं, झूठ बोल रहा था मैं तुमसे, तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहा है, तुम्हारी कमर सीधी रहे, ऐसा लगता है ना कुछ देर का ये और पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं झूठ बोल रहा था। माफ करोगे मेरे को? मतलब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए झूठ बोला, फिर भी मेरे को माफ नहीं करोगे? मत करो, मेरा क्या जाता है, मैं तो पढ़ाऊंगा। तुम्हें रुकना है तुम रुको, मतलब नहीं रुकना है तो मत रुको। हाँ भाई पढ़ाओ सर, मजबूरी है हमारी भी आपकी सुनना। हाँ तो जाओगे भी किधर मेरे को छोड़ के तुम, है ना। मेरे से जुड़े रहने में तुम्हारा फायदा है बच्चों। रूल नंबर 31, रूल नंबर 31 क्या कहता है? लॉटरी की टिकट मालामाल वीकली, मालामाल वीकली में वो अपना एंथनी था, देखिए ना मालामाल वीकली, हाँ सर देखिए। और वो सर ऐसी बातें किया करो, हमसे ये पढ़ाई वढ़ाई की बातें मत किया करो। चलो वो बात कर लेते हैं। एंथनी क्या करता है? टिकट खरीद के लाता है। सर टिकट खरीद के लाता है तो जिस दुकान से, जिस चाय की सर्टिफिकेट से ऐसी छोटी मोटी दुकान थी वो जो लॉटरी की टिकट बेचता था, जिससे टिकट बेच लेके आया था, मान लो टिकट था 100 रुपये का, तो एंथनी 100 रुपये टिकट दे के आया होगा, 100 रुपये की टिकट, 100 रुपये टिकट के दे के आया होगा। भला है उसमें लॉटरी अमाउंट 1 करोड़ का निकला था उसके, चाहे एक लॉटरी अमाउंट कुछ भी हो, पर टिकट का अमाउंट कितना था? 100 रुपये। तो सप्लायर ने 100 रुपये के साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी लिया था क्या? सर यही बोल रहे हैं, रूल नंबर 31 में यही पढ़ रहे हैं। 30, 31, 29, 30 तो पढ़, 30, 31 तो पढ़ लिया ना। अब क्या कर रहे हैं अपन? 31A, 31 में यही पढ़ रहे हैं कि जब एंथनी ने 100 रुपये टिकट के दिए तो 100 रुपये में जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड माना जाएगा, इंक्लूडेड माना जाएगा साहब, इंक्लूडेड माना जाएगा। सर एक बार बताओ, ऐसा हो सकता है ना कि लॉटरी का टिकट
लॉटरी वाला खुद 50 रुपए में ही खरीद के लाया था, ठीक है। अब वो उसने डिसाइड किया था कि वो एंथनी जैसे लोगों को उस गांव में सबको टिकट 100 रुपए की बेचेगा, पर गांव वाले बहुत समझदार हो गए। गांव वालों ने बोला इस फालतू के धंधों में हम ध्यान नहीं देंगे, हम तो अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, किसान खेती बाड़ी करेंगे और उस पर ध्यान देंगे, शॉर्टकट तरीके से अमीर नहीं होंगे। तो किसी ने भी टिकट खरीदने पहुंचा ही नहीं, ठीक, कोई भी टिकट खरीदने पहुंचा नहीं, तो परेशान हो गया। बोले मैं तो टिकट खरीद के लिया है 50-50 रुपए के, इतने सारे टिकट तो वेस्ट हो जाएंगे। मैं तो लॉटरी के टिकट बेचने का धंधा है, लॉटरी खुलवाने का धंधा थोड़ी ना है। तो बोले अब क्या करें, बोले इसने 80 रुपए कर दिए। बोले 80 रुपए में खरीद लो, गाँव वाला 80 रुपए में। तो अब सरकार क्या करे, 80 रुपए पे जीएसटी, 80 रुपए को इंक्लूडिव जीएसटी माने या 100 रुपए को, ठीक। और अगर ज्यादा बिक रहे थे तो उसने बोला ये तो 100 रुपए से भी ज्यादा महंगा बेच सकता हूँ, 150 रुपए कर दिया। तो सरकार क्या करे इसके, 100 रुपए पे जीएसटी इंक्लूडिव अमाउंट मान या 150 रुपए, तो जितने में विच एवर इज हाइयर 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 चलेगा यहाँ पे, ठीक। फेयर वैल्यू क्या थी 100 रुपए, और अगर हायर में बेचा तो हायर अमाउंट निकल के आएगा, लोअर बेचे तो 100 रुपए हायर निकल के आएगा ना, समझ में आ ही गया होगा तुम्हें, ठीक है ना। तो ये पढ़ लेना, तो अमाउंट को इंक्लूडेबल माना जाएगा, इसलिए इंक्लूडेबल मान के 100 डिवाइड बाई 128% कर रहे हैं, और हायर का तुम्हें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे लिख रखा है रन बाय गवर्नमेंट हो तो, और रन बाय गवर्नमेंट नहीं हो, प्राइवेट चला रहे हो तो ऑथराइज बाय गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब दोनों केस में गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। अब रूल 32 कर रहे हैं, चलो लास्ट प्रॉमिस, रूल 32 कर लो फिर चले जाना। हाँ सर प्रॉमिस, सर इस बार प्रॉमिस बच्चों, मेरे बच्चों इस बार प्रॉमिस। तो रूल नंबर 32 में क्या पढ़ाने वाले हो सर? सर रूल नंबर 32 में 6 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। हेलो सर, इसलिए प्रॉमिस किया आपने, मतलब रूल नंबर 32 बड़ा है। अरे बड़ा कहाँ है यार, रावण सिर्फ दिखने में बड़ा है, उससे हिम्मत तो करो लड़ने की, है ना। पाप सिर्फ दिखने में बड़ा है, उससे तो हिम्मत तो करो लड़ने की, वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। रूल नंबर 32 में पढ़ना तो शुरू करो, ऐसे खत्म हो जाएगा ऐसे, ठीक। रूल नंबर 32 क्या कह रहा है? सबसे पहले फॉरेक्स डीलिंग, फॉरेक्स डीलिंग मतलब फॉरेक्स का ट्रबीजी ट्रांजैक्शन होगा तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, ठीक। फिर बोल रहा है वो एयर ट्रेवल एजेंट के बारे में, एयर ट्रेवल एजेंट के बारे में, ये लो एयर ट्रेवल एजेंट के बारे में बात कर ले। अरे ये तो इतना ईजी है, 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। फिर बोल रहा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर्विस के केस में, इंश्योरेंस का बिजनेस का जब होगा उसमें जो प्रीमियम आएगा उसमें जीएसटी कैसे निकालेंगे। सर बहुत आसान है ना, क्योंकि पढ़ने की जरूरत कैसे पड़ रही है। फिर निकालेंगे सेकंड हैंड गुड्स के केस में। फिर 7वां टॉप ये यार 7वां, 1 2 3 4 एक रह गया क्या? एयर ट्रेवल एजेंट, हाँ वाउचर, ये आ गया वाउचर। अरे ये तो 1 मिनट का टॉपिक है। और लास्ट में आ गया गुड्स रिपोजेस। अरे बच्चों सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले फॉरेक्स डीलिंग पे आ जाता हूँ। लो आओ फिर आओ फॉरेक्स डीलिंग पे आते हैं। अरे जिस बच्चे को पानी वानी पीना है पी लो, बिना डरे पी लो। अरे डरो मत चैप्टर से। अरे मैं खड़ा हूँ समझाने के लिए, वो भी रिवीजन क्लास में। पहले तो समझ ही सीखो, पहले से तुम थोड़ा बहुत तो तुम्हारी बुद्धि में आई, सिर्फ एक धूल की परत ही तो आई है जो अपन हटाने आए हैं यहाँ पे। तो डर किस ले रहे हो तुम, जब तुम्हारे सर तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे मेरा बस चलता तो मैं एग्जामिनेशन सेंटर तक तुम्हारे साथ जाता, पर कहीं तो तुम्हें अकेला, युद्ध में अकेला छोड़ना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, अभी तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। जेरा आ गए। रूल नंबर 32 में सबसे पहले आ गए फॉरेक्स पे। सर फॉरेक्स का मतलब तो समझा दो, इसको हटा दूं क्या एक बार बच्चों? हाँ सर हटा दो, धीरे धीरे तो आप एक टॉपिक कवर करने वाले हो, वैसे में समझ में आ जाएगा। फॉरेक्स की क्या बात है? अरे तुम बच्चे पैसे वाले हो गए, अब घूमने जा रहे हो बाहर, है ना। रुपए पड़े हैं तुम्हारे पास, डॉलर रुपया पड़ा है, और यूएस घूमने जा रहे हो तो तुम्हें चाहिए डॉलर। चलो यूरोप घूमने जा रहे हो, यूरो चाहिए, है ना। यूरोप थोड़ा ज़्यादा सुंदर कंट्री, यूरोप पहले घूम के आना। तो यूरोप घूमने जा रहे हो और तुम्हें इसके बदले में यूरो चाहिए, रुपए के बदले में। तो कहीं तो जाके रुपए को यूरो में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। हाँ सर कहीं तो जाके कन्वर्ट कराना पड़ेगा। आजकल फॉरेक्स डीलर्स ये काम करते हैं, और आजकल तो बैंक भी ये काम करती है। हाँ तो तुम बैंक में जाओगे, बैंक वाले को बोलोगे तुमको फॉरेन करेंसी चाहिए, है ना। बैंक बोलेगी ठीक है साहब, है ना। तो अपने तुमने एसएफएम में फॉरेक्स चैप्टर भी पढ़ा होगा, स्प्रेड बिड आस्क रेट भी पढ़ी होगी। हाँ सर सब पढ़ा है हमने। आप तो हमें जीएसटी बताओ इस पर। हाँ सर ठीक है बच्चों, जैसे तुम कहो। तो तुमने क्या किया, तुमने क्या किया बच्चों, बैंक वाले को 10 लाख रुपए पकड़ाए और 10 लाख रुपए के बदले में यूरो ले लिए। बैंक वाले ने कुछ कमीशन काटा है क्या इस पे? सर हमने फॉरेक्स में ये तो सीखा था, बिड आस्क के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कमीशन नहीं होता और वो बैंक का होता है। हाँ सर बैंक ने कुछ कमीशन काटा है। तो बैंक है ना सप्लायर, तो तुम तो रेसिपिएंट हो, बैंक के सप्लायर तुम हो रेसिपिएंट। तो इस पे क्या
जीएसटी की बातें होंगी सर। पहले पहले गेट में गुड्स एंड सर्विस के केस में मैंने पढ़ा था कि मनी एंड सिक्योरिटी नाइदर गुड्स नॉन सर्विसेज, तो मनी की डीलिंग हो रही है, इस पे क्यों आएगा जीएसटी? अरे नालायक हो, मैंने तब आगे भी ये भी बताया था कि अन मनी एंड सिक्योरिटी में भी किसी तरह का ब्रोकरेज, कमीशन, कंसिडरेशन किसी भी तरह का आ जाए तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। बताया था, हाँ बताया था। तो फॉरेक्स डीलिंग एक तरह से बैंक कुछ काट रही है कमीशन, हाँ कमीशन काट रही है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया सर, हो गया। अब सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया तो उस कमीशन पे सर्विस जो कमीशन काटा वही तो अमाउंट हो गया। बैंक ने बताया नहीं तुम्हें, बैंक ने बताया नहीं तुम्हें कितना कमीशन है, ना बिड बताई ना आस बताई। बैंक ने बोला इतने रुपए में बदल के दूंगी, 10 लाख रुपए को इतने यूरो ले जा बदले में। ठीक है, तुम तो आ गए लेके, है ना। तो अब बैंक सप्लायर है तो बैंक से सरकार बोल रही है जीएसटी दे दे भाई, तो सर ये बोल रहा है वैल्यू समझ में नहीं आ रही, किस वैल्यू पे जीएसटी दूं? तो सरकार ने बोला हम निकाल रहे ना रूल नंबर 32, हमसे पूछ ले। तो मैंने बताओ, तो फिर कार्तिक सर को बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया, अपन तो कोर्ट में जा रहे हैं सिर्फ देखने कि कैसे दोनों को बहस हो रहे है। तुम तो चलो मेरे साथ कोर्ट में, मैं इनको बता रहा हूँ कि भैया फॉरेक्स के केस में कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने इनको बोला, मेरा पेन कहाँ गया, मैंने इनको बोला, बैंक वालों ने मेरे से पूछा ना सर कैसे इसमें जीएसटी निकालें, तो मैंने बोला वेयर INR इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, रुपया इन्वॉल्व था क्या ट्रांजेक्शन में? मैंने बैंक से पूछा क्या INR इन्वॉल्व था ट्रांजेक्शन में? उन्होंने बोला हाँ 10 लाख रुपए थे। तो मैंने बोला ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू पर यूनिट 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। अब पर यूनिट करना है, पर यूनिट मतलब 10 लाख रुपए को मत पकड़ो, तुमने 1 यूरो कितने में बदल के दिया सर? 100 रुपए लिए हमने, मतलब 100 रुपए बराबर 1 यूरो दिया है। 1 यूरो का साइन ऐसे होता है ना, यूरो का साइन ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। 1 यूरो दिया है 100 रुपए के बदले में, ठीक है। तो मैंने बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पे है 100 रुपए माइनस आरबीआई रेफरेंस, बोले तुमने तो 100 रुपए ले लिए यार। मैंने बैंक वालों को बोला तुमने तो 100 रुपए ले लिए, आरबीआई तो कहती है 99 ही लेने थे। तो उसने बोला वही तो 1 रुपए मेरा कमीशन था। मैंने बोला अच्छा, तो ये 1 रुपए जो आया इनटू नंबर ऑफ यूनिट कितनी दी है? उसने बोला 10,000 यूरो दिए हैं उसको बदले में, ठीक है ना, 10 लाख के बदले में 10,000 यूरो ही दिए हैं। तो बोले तो 10,000 रुपये तेरा कमीशन है ना, तो 10,000 रुपये वैल्यू हो गई। समझ में भी आ रहा है क्या बच्चों? हाँ, मतलब उसने अगर वो बैंक के पास आरबीआई के पास चला जाता, मतलब एकदम ऑथराइज हो, तो उसके 10,000 रुपये कमीशन मतलब उसका कोई कमीशन नहीं लगता। 99 की रेट थी, 99 आरबीआई उसको दे देती, पर वो एक बैंक के पास आ गया तो बैंक ने अपना कमीशन 10,000 रुपये कमा लिया, तो 10,000 रुपये तो जीएसटी होना, 10,000 रुपये पे तो जीएसटी लगना चाहिए ना कि 10 लाख पे, क्योंकि कंसिडरेशन मनी तो है ही नहीं, सप्लाई है ही नहीं, गुड्स या सर्विस है ही नहीं मनी तो, पर क्योंकि मनी पे जो कंसिडरेशन ले लिया तो कंसिडरेशन कमीशन 10,000 रुपये तो लिया, तो 10,000 रुपये पे तो वैल्यूशन आपने निकाली है ना 10,000 रुपये, तो इस 10,000 रुपये पे तो जीएसटी लगना चाहिए, तो आपने निकाल लिया। कितना रुपए? 10,000 रुपये। तो अपन ने फॉरेस्ट डीलिंग के केस में पहला केस तो पढ़ लिया कि भैया ये 10,000 रुपये पे क्या लगेगी, आपकी जीएसटी लगेगी, यही अमाउंट है, पूरे 10 लाख पे नहीं लगेगी, सिर्फ 10,000 रुपये पे जीएसटी लगेगी। रेट जो भी है, रेट तो देख लेना फॉरेस्ट डीलिंग पे रेट कितनी है, ठीक है ना। मैंने पूछा सर बैंक से दोबारा में, बोले नहीं रुपए तो इन्वॉल्व नहीं था, मतलब रुपए तो इन्वॉल्व था पर हमारे पास आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं है। मैंने बोला अच्छा 10 लाख रुपए तो मतलब रुपए तो इन्वॉल्व था, वेयर INR इज इन्वॉल्व बट आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, ठीक। तो मैंने क्या किया, 100 रुपए तो पकड़ा, अब माइनस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका 1% ले लिया, क्योंकि आरबीआई की रेफरेंस रेट मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, 1% कमीशन चार्ज किया होगा मैंने, लगभग मैंने 1% कमीशन चार्ज किया होगा। ये रूल बता रहा है, जीएसटी का रूल बता रहा है, रूल नंबर 32, फॉरेक्स डीलर को मानना पड़ेगा, ये बैंकिंग वालों को मानना पड़ेगा ये। बोले अच्छा, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, वही 10,000, सेम आंसर निकल के आएगा क्या? हाँ सर, गलती से सेम आंसर निकल के आएगा, ठीक। तो 10,000 रुपये पे ही वापस से क्या बन लिया जाएगा, वैल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने बैंक वालों से तीसरा वापस से पूछा, 3 ट्रांजेक्शन किए थे बैंक वालों ने अलग अलग डेट पे, मैंने तीसरे ट्रांजेक्शन के लिए बैंक वालों से फिर पूछा क्या रुपया इन्वॉल्व था क्या? उसने बोला नहीं, सामने वाला तो खुद ऑस्ट्रेलिया का आया था, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर लाया था, बदले में यूरो ले गया, वो इंडिया का आदमी था ही नहीं। तो मैंने बोला मतलब रुपया इन्वॉल्व ही नहीं था? उसने बोला हाँ, रुपया इन्वॉल्व ही नहीं था, वेयर INR नॉट इन्वॉल्व, फॉरेन करेंसी डॉलर लाया और यूरो ले गया। लो मेरा एग्जांपल भी सेट हो गया, डॉलर लाया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लाया और यूरो ले गया, तो अब क्या करूं, मतलब अब कमीशन की रेट कैसे निकालूं? बोले अब कमीशन तो दिक्कत हो गई। तो बोले पहले दोनों करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, डॉलर को भी यूरो को भी। तो मतलब आरबीआई की रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करके आपने डॉलर को जितने, मान लो आपके पास $5,000 लेके आया था वो,
ये कौन सी नई चीज आ गई? ये क्या कर दिया मैंने? हाँ, मान लो तीसरे एग्जांपल के लिए 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आया था मेरे पास, तो मैं इसको आरबीआई की रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि है 99। चलो मान लो 100 मान लो है मेरे एग्जांपल के लिए, मेरे को बड़े इन फिगर से 90 मान लेता हूँ 90, तो 9 5 45 और 4 0 1 2 3 4 4.5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया इन लो। तो पहले क्या किया, दोनों करेंसियों की अकड़ निकाली इंडियन रुपीज में, है ना। अब यूरो की भी ले आओ, बदले में कितने यूरो ले गया सर? 4000 यूरो ले गया। तो लो 4000 यूरो को भी 90 से मल्टीप्लाई करो, 4000 यूरो और उसमें रेट है मान लो 110 रुपए, है ना। तो 11 4 44 44 4,40,000 रुपए, ठीक। तो 1 रुपए आ गया 4,40,000 रुपए, 1 रुपए आ गया 4, मतलब तुमने 4,50,000 के बदले में 4,40,000 ही दिए उसको, ऐसा ही है ना। बैंक वालों ने बोला हाँ ऐसा ही है, हमें तो पता थी, हम बता नहीं देते तुमको, हम तुम्हें बता देते तो तुम जीएसटी अमाउंट निकाल लेते। तो हमने बोला तुम क्या हमको बेवकूफ़ समझते हो, हमारे पास रूल्स हैं। तो बोले तो फिर बोले क्या पढ़ लो, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर वाले अमाउंट को अपन क्या मान लेंगे, इस पर जीएसटी लगा लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। 4,40,000 पकड़ेंगे, इसका 1% लेंगे जो कि शायद 44,000 आएगा, 4400 ही आएगा क्या, 2 0 कट के 2 4400 रुपये पे आपकी जीएसटी लग जाएगा, जो भी रेट होगी, ठीक है ना। वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर खत्म क्या? हाँ सर फॉरेक्स के केस में एक चीज़ खत्म, पर फॉरेक्स के केस में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आइदर केस ऑप्शन ये 1 यूज़ कर लो या ऑप्शन नंबर बी यूज़ कर लो। सर एग्जाम में आता है क्या? हाँ पर बच्चों बिल्कुल आता है, मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था, मेरे टाइम में भी क्वेश्चन आया था और बोला था सेकंड मेथड से करो। और यार मतलब सर सेकंड में याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, सॉरी टू से बच्चों करना पड़ेगा। ऑप्शन बी भी क्या कह रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन प्राइस आपके केस में 10 लाख रुपए लेके आए थे ना आप लोग बैंक के पास, बैंक में, है ना। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस 1 लाख है, 1 लाख से 1 लाख रुपए से ज्यादा पर 10 लाख है और 10 लाख से भी ज्यादा है, तो तुम कौन से केस में आओगे? 10 लाख से ज्यादा वाले में आओगे। इनकम टैक्स में स्लैब लगाते हो, इंडिविजुअल पे स्लैब रेट से टैक्स लगाते हो? हाँ सर स्लैब रेट से टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन स्लैब रेट से ही निकलेगी। तो मान लो मेरे पास 10 लाख नहीं 11 लाख रुपए लेके आए थे, 11 लाख के रुपए को बदले में तुमको यूरो चाहिए थे, ठीक है। हाँ सर यूरो चाहिए थे 11 लाख के बदले में। तो सर ऑप्शन बी से कैसे वैल्यूएशन निकलेगी अभी कर लेते हैं। पहले 1 लाख रुपए पे तो असेसेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 1 लाख रुपए पे तो असेसेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने हैं? 10 लाख रुपए का 1% कितना होता है? 10 लाख का 1% होता है सर, 10 लाख का 1% होता है 1 लाख रुपए और 250। नहीं इसमें तो अब तो 1 लाख ही है ना, तो 1 लाख का 1% कितना होता है? 1 लाख का 1% होता है 100 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए और 250, विच एवर इज हाइयर। तो 1000 रुपए तो यहां से आ जाएंगे, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि तुम तो 11 लाख बदलवाने आए थे ना, तो 1000 रुपए तो स्लैब 1 से आ गए, पहली सिड्डी से तो 1000 रुपए आ गए। दूसरी सिड्डी पे क्या किया, जो 1000 रुपए ऊपर से आए थे वो 1000 रुपए लिख लिए, क्योंकि टोटल निकालना है ना कि टोटल कितनी एसेसिबल वैल्यू आएगी, टोटल निकालूंगा ना मैं, तो ठीक है। और प्लस इस बार क्या किया था, 1% किया था ना, इस बार क्या कह रहे हैं 0.5% परसेंटेज की रेट गिरा दी क्योंकि अमाउंट बढ़ गया ऑफ डिफरेंस अमाउंट। स्लैब में भी ऐसे करते हैं डिफरेंस अमाउंट, 0.5% ऑफ 9 लाख रुपए, तो ये हो गया 4500 रुपए, ठीक। तो 1000 रुपए यहां से आए, 4500 रुपए यहां आ गया, ये हो गया थोड़ा 5500 रुपए, 5500 रुपए। स्टेप 3 पे जाएंगे, थर्ड में क्या बोलेगा 5500 रुपए, तो जो उन्होंने स्टेप से आए हैं, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट 10 लाख के ऊपर जो कि है 1 लाख, उसका क्या करेंगे इस बार 0.1% ही लेंगे, ठीक है ना, जो कि आएगा निकल के अपन का 1 लाख का 0.1%, 1% तो होता है आपका 1000 रुपए, 0% होता है आपका 100 रुपए, ठीक। तो 5500 प्लस 100 रुपए, तो कितने हो गए ये 5600 रुपए आपका टोटल हो गया। तो 5600 रुपए आपके क्या ले लेंगे अपन, अमाउंट ले लेंगे ऑप्शन नंबर बी से, ठीक। पर देखो यहाँ पे लिखा था 250 रुपए और यहाँ लिखा है 60,000 रुपए, मतलब 60,000 रुपए से तो किसी भी हालत में ज्यादा, चाहे 2 करोड़ रुपए बदलवा लो, चाहे 500 करोड़ रुपए बदलवा लो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, पर 60,000 रुपए से ज्यादा का कमीशन कभी भी नहीं बनेगा सेकंड मेथड से। इसलिए सेकंड मेथड करना जरूरी है।
ऑप्शन बी अगर आपको पता होगा तो अपन बोलोगे ना वहां से तो बनो, मान लो ऑप्शन ए से तो मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट का 2 लाख रुपए का कमीशन निकल के आ रहा है, पर ऑप्शन बी में तो मैक्सिमम अमाउंट कितना है 60,000, पर मिनिमम अमाउंट कितना है 250 रुपए, ठीक, इसलिए ये ऑप्शन करना जरूरी है, ठीक है। तो किसी को स्लैब याद नहीं रहता हो कि सर 1 लाख में ये ट्रांजेक्शन ड्यू का 1% और 250, ये तो याद करना पड़ेगा, पर ये हजार ऊपर से आया है, सिखाया मैंने कैसे, और ये 5500 ये दोनों का मिला के ऊपर से ही आया है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। तो मतलब अब रूल नंबर 32 में आपने बोला था 6 चीजें पढ़ेंगे, फॉरेक्स, एयर ट्रेवल एजेंट। एयर ट्रेवल एजेंट शुरू करें? हाँ सर एयर ट्रेवल एजेंट शुरू करते हैं। सर एयर ट्रेवल एजेंट होते कौन है बताना पड़ेगा क्या? बताना पड़ेगा, इतने नालायक हो तुम। ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया की साइट पे जाओ, एयर इंडिया की टिकट बुक कर लो, ठीक है। पर सर हमें तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं है, हमको आता नहीं है ना। हम पैसे वाले बहुत हैं पर हम पढ़े लिखे नहीं है। होते हैं ना कई, मैं किसी कम्युनिटी पे सवाल नहीं उठा रहा, पर कई चौधरी बहुत होते रहते हैं, पैसा तो बहुत है उनके पास, ठीक, पर पढ़ाई लिखाई करी नहीं, ठीक है ना। गाड़ी देखोगे तो ऑडी, पर बात देखोगे तो ठीक है। मैं भैया किसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, आजकल तो सारी क्लास पढ़ रही है ना, पर मैं तो एक एग्जाम्पल जनरली जो चल रहा है वो दे रहा हूँ। और अगर थोड़ा सा बोल भी देते पर्सनली मत लिया करो यार, सर के साथ एकदम मैं भी चौधरी, बस तो घुल मिल के मस्त रहा करो मेरे साथ, है ना। ऐसे कोई पर्सनल सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है ना, ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं है अपने टीचर पे, ठीक। गुस्सा मत होना, नाराज मत होना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये भैया अपने चौधरी भाई हैं, इनको एयर ट्रेवल एजेंट के पास जाना पड़ गया, क्योंकि इनको जाना था कहीं पे एयर इंडिया, तो ये एयर ट्रेवल एजेंट के पास गए, बोले मेरी टिकट बुक कर दे यूरोप की। बोले कौन सी फ्लाइट से? बोले एयर इंडिया से बुक कर दे, ठीक। तो भैया एयर ट्रेवल एजेंट कुछ कमीशन लेगा क्या अपना? हाँ सर कमीशन लेगा। तो इस चीज सप्लायर आदमी ये है, रेसिपिएंट आदमी ये है, वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एयर ट्रेवल एजेंट मैं हूँ, एयर ट्रेवल एजेंट तुम हो भाई वो चौधरी आदमी, तुम घूमने पैसा तुम्हारे पास है, दिक्कत क्या है? मैं तो एजेंसी का काम कर रहा हूँ, ठीक। तो ये सप्लायर आदमी जो कमीशन चार्ज किया होगा इस भाई से, तो उस कमीशन पे जीएसटी जाएगा। हाँ सर कमीशन पे जीएसटी जाएगा। तो कमीशन अमाउंट निकालेंगे कैसे? अरे बहुत सिंपल है, 5% इन केस ऑफ 5% ऑफ बेसिक फेयर। जो भी तुम्हारी टिकट का बेसिक फेयर होगा ना, उसका 5% मेरा कमीशन का अमाउंट मान लें इन डोमेस्टिक उड़ान, डोमेस्टिक, और 10% में क्या मान लेंगे? ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट। डोमेस्टिक फ्लाइट होगी तो 5%, इंटरनेशनल फ्लाइट होगी तो 10%। तुम कहाँ जा रहे थे? यूरोप, तो 10% मान लेंगे ऑफ बेसिक फेयर का, ठीक। सर बेसिक फेयर क्या होता है? अरे जैसे स्कूल में जाते हो ना, फीस देते हो तो डोनेशन अलग से होता है, क्वेश्चन मनी अलग से होता है, ट्यूशन फीस अलग से होता है, डेवलपमेंट फीस अलग से होती है। तो ट्यूशन फीस एक वर्ड होता है ना, ऐसे ही फ्लाइट में अलग अलग फीस होती है, जिसमें बेसिक फेयर नाम से अलग होता है। सैलरी में जैसे बेसिक सैलरी, डीए, ट्रैवल अलाउंस ऐसे करके होते हैं ना, तो बेसिक सैलरी होती है ना, ऐसे टिकट में भी एक बेसिक फेयर होता है। तो बेसिक फेयर का 5% और 10% एयर ट्रेवल एजेंट का कमीशन मान लेंगे, उसी पे जीएसटी वही वैल्यू आ जाएगी। अरे सर खत्म 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 बच्चों, खत्म, इतना आसान। अब सर बता दो इंश्योरेंस के बिजनेस में बता दो, क्या बता दो बच्चों? पहले तो ये तो बताओ ये है क्या? सर आप ही बताओ, आप ही जानो, हम तो आपकी शरण में आ गए, अब आप ही बताओ ये क्या है। चलो तुमने इतनी बड़ी बात बोली तो मैं ही बता के चलता हूँ, है ना। सर ये ऐसा है कि मैं हूँ इंश्योरेंस कंपनी, तुम हो इंश्योरर जिसने इंश्योरेंस मेरे से करवाया है ना, इंश्योरी। तुमको भलाए मेरे पास ये इंश्योरेंस एजेंट लेके आया है, भलाए लेके आया है, पर जो प्रीमियम तो तुम मेरे को ही दे रहे हो। हाँ सर प्रीमियम तो आप हमें ही दे रहे हो, मतलब प्रीमियम तो हम आपको ही दे रहे हैं। तो जो प्रीमियम बच्चों तुम मेरे को दे रहे हो, उस प्रीमियम पे मतलब तुम, मैं तो सप्लायर हो गया, तुम लोग हो गए रेसिपिएंट। हाँ सर सप्लायर मैं हो गया, आप लोग हो गए रेसिपिएंट। तो ऐसे केस में बच्चों, ऐसे केस में मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो प्रीमियम दे रहे हो वैल्यू तो है, उस पर जीएसटी ले लो, उस पूरे प्रीमियम पे जीएसटी हमसे ले लो। नहीं, पूरे प्रीमियम पे तुमसे जीएसटी नहीं ले सकता मैं। क्यों? मतलब आप हमसे जो भी प्रीमियम अमाउंट लेते हो उस पर जीएसटी नहीं लेते। हाँ ये तो सीखने की बात है, सीख लो बच्चों, आज सीख लो, है ना। तुम्हारे पापा ने या तुमने किसी ना किसी तरह का इंश्योरेंस ले ही रखा होगा, तो जो प्रीमियम अमाउंट पे जीएसटी नहीं जाता, कम अमाउंट पे जाता है। सो ऐसे कैसे? अभी बता देते हैं कैसे। सपोज कर लो, पहले तो ये ट्रांजेक्शन खोलो बोर्ड पे, ये आ गया लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे लिखा हुआ है क्या? नहीं सर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस ही लिखा हुआ है। क्यों सर? अभी बता देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि जो भी तुम पैसा मेरे को दे रहे हो आज,
तुम्हारी लाइफ को अश्योर कर रहा होता हूँ मैं, अगर तुमको कुछ हो गया है ना, तो उसी अमाउंट को बदल के मैं तुम्हारे घर वालों को दे दूंगा, यही तो होता है। तो और कुछ नहीं हुआ तो भी सर जीवन आधार, जीवन बीमा, ऐसे कुछ पॉलिसीज होती हैं, है ना। जीवन आधार, जीवन बीमा कुछ पॉलिसी होती है। अगर तुमने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से, लाइफ इंश्योरेंस भी मेरे से लिया है और तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं, तो जो भी तुमने मुझे प्रीमियम दिया है ना, उसको ब्याज समेत मैं तुम्हें लौटाऊंगा, उसको मैं ब्याज समेत तुम्हें लौटाऊंगा। मतलब तुम एक तरह से इंश्योरेंस तो कर ही नहीं रहे, एक तरह से तुम क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अरे बैंक में पैसा जमा कराते तो बैंक भी तो तुम्हें ब्याज समेत पैसा लौटा देता, तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी ऐसे ही किया, बस बैंक से ब्याज कम है इसका। तुमने इंश्योरेंस कंपनी को, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी को तुमने कुछ प्रीमियम जमा कराया, वो प्रीमियम तुम्हारे पास आएगा ही आएगा दोबारा लौट के, चाहे तुम्हें कुछ हो चाहे ना हो जाएगा कुछ तो ज्यादा अमाउंट से लौट के आएगा, और कुछ नहीं होगा तो थोड़ा कम अमाउंट से लौट के आएगा, यही तो बात है। जानते हो इंश्योरेंस ऐसा ही होता है ना। कभी इंश्योरेंस एजेंट तुम्हारे घर पे आए तो उससे पूछना, है ना, वो तुम्हें सिखाएगा, ऐसा होता है। ठीक, तो मतलब एक तरह से तुम मेरे को मनी दे रहे हो और तुमको मैं मनी ही वापस दे रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है क्या सर? हाँ सर, हो तो ऐसा ही रहा है। और आपने गुड्स एंड सर्विस वाले बोल रहा था मनी एंड सिक्योरिटी नाइदर गुड नो सर्विस। हाँ सर, मनी एंड सिक्योरिटी नाइदर गुड्स नो सर्विस, मतलब जो तुम्हें मुझे प्रीमियम दे रहे हो वो कुछ तो इन्वेस्टमेंट है और कुछ रिस्क कवर है। हाँ सर, कुछ इन्वेस्टमेंट है कुछ रिस्क कवर है, समझ में आ गया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन तो आप हमें लौटा के दे दोगे, और अगर हमें कुछ हो गया तो वो रिस्क कवर के हिसाब से आपको ज्यादा लौटा के देना पड़ेगा। तो जो हम आज प्रीमियम दे रहे हैं वो तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट है कुछ रिस्क कवर है, इतना समझ में आता है क्या? हाँ सर, अब तक हमने इतना सोचा नहीं था, पर आज हमें ये बात समझ में आती है कि कुछ तो इन्वेस्टमेंट है और कुछ रिस्क कवर है। हाँ बच्चों, अच्छी बात है, तुम्हें इतना तो समझ में आ गया। तो अब आगे सुनो, तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है उस पर तो मेरे को जीएसटी नहीं लेना चाहिए, पर जो रिस्क कवर के लिए एक्चुअली सर्विस तो मैं रिस्क कवर की दे रहा हूँ ना सिर्फ। अरे इन्वेस्टमेंट तो बैंक भी पैसे के बदले पैसे छोड़ रहा हूँ, वो तो कोई सर्विस ही नहीं है। रिस्क कवर की सर्विस दे रहा हूँ, तो इस वाले पे पार्ट पे क्या निकलना चाहिए तुम्हारा? जीएसटी निकलना चाहिए। हाँ, तो इस वैल्यू पे निकलेगा। सर सेपरेट कैसे करेंगे रिस्क कवर को और इन्वेस्टमेंट को? हाँ, वो सीख लेते हैं सेपरेट कैसे करेंगे, इसलिए ये टॉपिक आया, ये तो बच्चों सब समझ में आ गया। अब सेपरेट कैसे करेंगे ये लो। अगर इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम है, मैंने तुम्हें कहा कि एक बार प्रीमियम दे दो फिर भूल जाओ, फिर तुम्हारी लाइफ सिक्योर्ड है, कुछ हो गया तो इतने पैसे ले जाना, नहीं हुआ तो इतने पैसे ले जाना। तो एक बार ही पे अगर तुमने को प्रीमियम दे रहे हैं तो जो भी प्रीमियम दे रहे हो उसका 10% क्या माना जाएगा? रिस्क कवर माना जाएगा। अगर तुमने मेरे को लाख रुपए का प्रीमियम दिया है तो लाख रुपए का 10% कितना होता है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए पे जीएसटी निकाला जाएगा, और उतने लाख रुपए प्लस जीएसटी में तुमसे लूंगा। लाख रुपए पे जीएसटी नहीं निकाला जाएगा, लाख रुपए का 10% कितना? 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए का मान लो 10% रेट है तो 1,000 रुपए, तो 1 लाख रुपए प्लस 1,000 रुपए तुमसे मैं जीएसटी के लूंगा। तो 1,000 रुपए कैसे आए, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। पर तुम बोलते सर एक बारी में प्रीमियम इतना 1 लाख रुपए कहाँ है हमारे पास, है ना? हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो बार बार टुकड़ों में तुम्हें प्रीमियम देते रहेंगे, हर साल दे देंगे। अच्छा, हर साल दे दोगे तो पहले साल जो प्रीमियम दोगे उसका 25% और अगले साल जो दोगे उसका 12.5% रिस्क कवर मानूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। सर ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ये तो आपने छोड़ दिया, बी पढ़ा दिया, सी पढ़ा दिया, पहला पॉइंट काम का नहीं होगा तभी तो छोड़ दिया। इतना तो यकीन करो, अभी तक रिवीजन में मेरे साथ आ गए और यकीन नहीं करते मेरी बातों का। हाँ सर, यकीन करते हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा हो जाता तो सर प्लीज हो जाता तो। अरे छट्टी को पढ़ के सुना देता हूँ। If such amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service, अगर मैंने पहले ही बता दिया कि भैया जो तुमसे अमाउंट ले रहा हूं इतना तो इन्वेस्टमेंट के लिए, इतना रिस्क कवर के लिए, तो इन मेथड पे जाएंगे क्यों? फिर तो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही बता रही है। ठीक है सर, खुद ही बता रही है, समझ में आ गया अब हमें। और सर एक तरह का इंश्योरेंस और होता है टर्म इंश्योरेंस। मूवी देखना रेस मूवी में एक इंश्योरेंस ले रखा था सैफ अली खान पे, और अक्षय खन्ना नाम है ना उसका। हाँ, बड़ा अच्छा एक्टर है यार अक्षय खन्ना, मूवी भला कम करता है पर मेरे को तो बहुत बड़े एक्टर लगता है। तो साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टर्म इंश्योरेंस लिया होगा तो टर्म इंश्योरेंस में कुछ भी रुपए तुम्हें वापस मिलता ही नहीं है। अगर तुम मरोगे तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें पैसे देगी। मतलब जो भी तुम प्रीमियम दे रहे हो सारा का सारा रिस्क कवर है, और सारा का सारा रिस्क कवर है तो पूरे प्रीमियम में पूरा जीएसटी निकाला जाएगा। ठीक है ना, उसमें ऐसे अमाउंट सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन द सब रूल shall apply with the entire premium paid by the policy holder is only toward the risk cover of in life insurance, जो कि होते हैं टर्म प्लान्स, है ना। टर्म प्लान्स का नाम सुना है तुमने? हाँ सर, हमें इतना नहीं मालूम सच्ची बताएं तो। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो पता लग गया। हाँ, सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सर इसके पीछे है ना लॉजिक तो बहुत बड़ा है। लॉजिक तो 15 मिनट का है पर मैं खत्म करूंगा 5 मिनट में। सर ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी जीएसटी निकाला जाता है तो हरदम ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज किया जाता है, और बदले की वैल्यू एडिशन करना तो वैल्यू एडिशन पे चाहिए,
पर करा जाता है ग्रॉस अमाउंट पे चार्ज, और पिछले जितना दिए के आए होते हैं उसके आईटीसी दे देते हैं। ऐसा होता है सर। अगर इसने माल बेचा, ए ने माल बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, और डी ने बेच दिया अल्टीमेटली कंज्यूमर को, तो हर पार्टी पूरे अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करेगी और ये पार्टी को आईटीसी मिल जाएगा पिछला अमाउंट जो दे के आया। ऐसा होता है सर। मैं बता नहीं रहा कि कैसा होता है, क्योंकि उनको पता ही है ग्रॉस में ऐसा होता है। पर अभी क्या करेंगे, नेट मेथड यूज करेंगे। सिंपल से बोल के खत्म कर देता हूँ, लॉजिक नहीं बता पाऊंगा बच्चों, क्योंकि रिवीजन क्लास है। मेरी मेन क्लास देख लेना, जिस भी बच्चे को लॉजिक चाहिए, और मेरे को उम्मीद नहीं है कि अगर बच्चे को रिवीजन क्लास पढ़ रहा है और लॉजिक नहीं आता तो वो लॉजिक पे जाएगा। अभी तो वो अपना कोर्स खत्म करने में लगा हुआ है। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई डीलर है जो सेकंड हैंड गुड्स बेचता है, कार देखो, ऐड कर रहे हो क्या सर, कार देखो, अरे मैं क्यों ऐड करूंगा, मेरे को कहाँ से कुछ कमीशन आना है, मेरे को कहाँ से कुछ मार्केट, मैं तो कार देखो एक एग्जांपल जानता हूँ जो सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं। वैसे कार देखने वालों को मेरे को देने चाहिए यार रुपए, ऐसे तो है ना, जब मैं किसी का नाम ले दूँ है ना, तो हमको सेलिब्रिटी से कम है। हमने अगर किसी अपनी क्लास में किसी कंपनी का नाम ले दिया तो हम उस कंपनी से पैसे मांग सकते हैं क्या? ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो अब तुम और मैं दोनों ट्राई करेंगे, कुछ मिले तो मिल बांट के रख लेंगे, ठीक। तो कार देखो वालों के पास हम गए और कार देखो वालों की बात सुन रहे हैं। कार देखो वालों के यहाँ पे कैसे होता है कि कार देखो वालों ने क्या खरीदता है, लोगों से क्या खरीदता है, कार खरीदता है, सेकेंड हैंड कार खरीद लेता है और कार खरीद के ले आता है। ऐसे खूब सारी उसने कार खरीद ली। अब ये कार क्या है, वो बेचता भी है। तुम जैसे लोगों को, अपने जैसे लोगों को बेच भी देता है। वो अपने पास नई कार खरीदने के पैसे नहीं, अपन कार देखो तो सेकेंड हैंड कार उठा लाए, ठीक। तो अब इस वैल्यू पे जो कार देखो ने जो अपन लोगों से वैल्यू ली है, पैसे लिए हैं अपन से कार बेचने के, कार के बदले में, उस वैल्यू पे जिस पे जीएसटी लगेगा क्या? हाँ सर, जीएसटी तो उस पर लगना चाहिए, उस पर तो जीएसटी लगना चाहिए। तो सर देखो ऐसा है कि कार देखो वालों ने कोई कार अपन को बेची थी 7.5 लाख रुपए में, और वही कार खरीदी उसने 5 लाख रुपए में। इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, सारी कारों का मिक्स नहीं कर सकते। जो कार 5 लाख में बेची थी वो कार अगर 7.5 लाख में बेची थी, वैल्यू इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 2.5 लाख रुपए का। तो 7.5 लाख रुपए पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। हरदम तो क्या करते हैं, पूरी ग्रॉस वैल्यू पे क्या चार्ज करते हैं? 7.5 लाख रुपए पे मान लो 10% का है तो 75,000 रुपए निकल के आ गया, और बदले का आईटीसी दे देते हैं। तो इस बार ऐसे नहीं होगा, ग्रॉस वैल्यू पे चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पीछे से कितनी आईटीसी लग के आई है ये पता ही नहीं है। जब इसने इस कार 5 लाख में खरीदी थी तो कितने पैसे कार के और कितने पैसे जीएसटी के देके आया था, पता ही नहीं था। पता ही नहीं था तो इनपुट क्लेम कर ही नहीं सकता, और जब इनपुट क्लेम कर ही नहीं सकता तो ग्रॉस मेथड नहीं लगेगा। इस बार क्या लगेगा? नेट मेथड। नेट मेथड में क्या बोलते हैं? वैल्यू इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 7.5 लाख माइनस 5 लाख, 2.5 लाख रुपए का। तो 2.5 लाख रुपए पे आप क्या कर दो, 10% जीएसटी लगा दो, जो कि होते हैं 25,000 रुपए, ठीक। मतलब कभी सर कार सस्ते में लाया हो, महंगे में लाया हो, बिक गई हो सस्ते में, गलती से कई बार उल्टा सौदा हो गया, उल्टा सौदा हो रहा है ना। ये देखो 8 लाख में 3 लाख में लाया, 2.75 में बेच पाया, तो यहाँ पे जीएसटी आएगा ही नहीं, इंडिविजुअली निकालेंगे। ऐसे हो गया अपना सेकंड हैंड डीलर का केस। वाओ सर, इतनी स्पीड से? हाँ सर, इतनी स्पीड से तो है। अब वाउचर का तो और भी सिंपल, लो वाउचर करते हैं। अब से 5 मिनट की क्लास बची है बच्चों, 5 मिनट 100% टेंशन मेरे को दे दो, आपका वैल्यूएशन कंप्लीट। तो वाउचर के केस में क्या है, अगर तुमने नियर बाय से एक वाउचर खरीद लिया बारबेक्यू नेशंस का, है ना, नियर बाय ने तुमने वो वाउचर खरीदने के दिए 1000 रुपए, और बदले में तुम खा सकते हो 3000 रुपए का खाना। हाँ, तभी तो वाउचर है, तभी तो वो वाउचर है भाई। अगर अब तुम 3000 रुपए का वाउचर खरीद के 3000 रुपए का खाना खरीद सकते हो, फिर काहे का वाउचर, फिर तो सीधे बारबेक्यू नेशन में चले जाओगे। तो नियर बाय ने क्या बोला कि 1000 रुपए का वाउचर खरीदो, हमें 1000 रुपए दो, और 3000 रुपए का तक का खाना खरीद लो बारबेक्यू से। तुमने बोला क्या बढ़िया ऑफर है ना, तुमने खरीद लिया वाउचर, ठीक। तो सप्लायर कौन है? नियर बाय वाला, ठीक। तो अपना दूसरा कस्टमर तैयार हो गया जिसके अपन से पैसे मांगने, नियर बाय से भी पैसे मांगने चलेंगे अपन। तो नियर बाय वाले ने 1000 रुपए कलेक्ट किए हैं और बदले में तुम्हें 3000 रुपए तक का वाउचर दे दिया कि 3000 रुपए का खाना खा लेना बीबीक्यू से, बारबेक्यू नेशन से, शायद बीबीक्यू बोलते हो ना उसको, हाँ बारबेक्यू नेशन से 3000 रुपए तक का खाना चलना। तुम पहुंच गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, है ना? अरे नहीं सर, हम तो शरीफ लड़के हैं, हम अपनी फैमिली के साथ पहुंच गए, हम बहन और भाई पहुंच गए बारबेक्यू नेशन में, ठीक। आज मैं अपनी छोटी बहन को खाना खिलाऊंगा। तो अब नियर बाय पे सवाल खड़ा हो गया कि 1000 रुपए पे जीएसटी, सप्लायर तो यही है ना, 1000 रुपए इसने लिए ना तुमसे, तो 1000 रुपए पे जीएसटी लगे या 3000 रुपए पे? सरकार ये बोलता है 1000 रुपए पे दूंगा, सरकार बोलते चल यहाँ से 3000 रुपए लेंगे, 3000 रुपए पे, ठीक। सर ये तो गलत बात है। हाँ गलत होगी तो होगी। परचेजिंग पावर कितनी थी उसकी? 3000 रुपए। अपने एग्जांपल में 1000 रुपए के वाउचर पे परचेजिंग पावर कितनी थी? 1200 रुपए। तो 1200 रुपए पे जीएसटी लिखा जाएगा। तो असेसेबल वैल्यू ऑफ कूपन कितनी है? 1200 रुपए, ठीक। तो ध्यान रहेगा। तो मतलब
वाउचर कितने अमाउंट का था ये नहीं देखा जाता जीएसटी निकालते वक्त सप्लायर के एंड से। वाउचर की औकात, क्षमता, औकात वर्ड गलत है मेरे हिसाब से, इसलिए मेरे को बोलना चाहिए क्षमता, कैपेबिलिटी कितनी थी सर 1200 रुपए की, और आपके एग्जांपल में 3000 रुपए की। तो 3000 रुपए में या 1200 रुपए पे जीएसटी लिया जाएगा, किससे? नियर बाय वाले से। तो नियर बाय वाले का टैक्स, आउटपुट टैक्स कौन सी वैल्यू पे निकाला जाएगा? 1200 इस वाले एग्जांपल में, अपने वाले एग्जांपल में 3000 रुपए पे, ठीक है। 3000 मल्टीप्लाई बाय जो भी टैक्स की रेट होगी, हो गया वाउचर। हाँ सर, इतना ईजी, बस इतना ही ईजी, इतना ही ईजी। तभी तो मैं कह रहा हूँ अगले 5 मिनट में बातें खत्म। वाउचर के बाद एक बच गया यार, गुड रिपोजिट, ये रहा गुड रिपोजिट बच गया, गुड रिपोजिट। सर गुड रिपोजिट लास्ट पॉइंट है? हाँ सर, गुड रिपोजिट लास्ट पॉइंट है। गुड रिपोजिट क्या कहता है? तुम गए कार एक शोरूम में ऑडी A4 खरीदने। ऑडी A4 कितने की आती है सर? पता नहीं, मान लेते हैं 40 लाख रुपए की कार है, ठीक। 40 लाख रुपए की तुम कार खरीदने गए, तुम्हारे पास कार के पैसे नहीं थे, तुम आए बजाज फाइनेंस वालों के पास। बजाज फाइनेंस वहाँ पे अपना काउंटर लगा के बैठा था, है ना। तुम बजाज फाइनेंस वाले के पास आए, तुमने बोला कि हमें ना कार चाहिए हमें। तो मैंने बोला ले लो। बोले पैसे नहीं है। तो मैंने बोला मेरे से ले लो, EMI पे ले लो, मैं कार होल्डर को पूरे पैसे पहुंचा दूंगा, तुम मेरे को EMI पे पैसे देते रहना। बोले तेरी क्या कमाई है? बोले तुम EMI पे इंटरेस्ट तो मेरे को दोगे ना, वो ब्याज की कमाई मेरी है, मेरा यही धंधा है। बोले ठीक है, डन, डील डन, ठीक है। मैंने तुमको कार दे दी, मतलब मैंने 40 लाख रुपये बजाज ऑडी वालों को दे दिए, तुम कार ले गए, तुमने कुछ डाउन पेमेंट उनको दे दिया, बाकी की EMI मेरे को देते रहोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें कार खरीदवाने में मदद करी, अरे मैंने तुम्हारे बिहाफ पे ऑडी वालों को पूरे पैसे दे दिए और तुम कार लेके मजे से चला रहे हो, बदले में मेरी EMI तो दोगे ना यार? हाँ सर देंगे, आप हम पे यकीन रखो, हम देंगे। अरे तुम यकीन करने लायक तो नहीं हो। फिर सर चलो किया यकीन, ले गए तुम कार, चला रहे हो कार, मस्त दौड़ा रहे हो 2 महीने, अलग अलग दोस्तों को, अलग अलग है ना, रिश्तेदारों को बिठा बिठा के, रिश्तेदारों को नहीं सर, रिश्तेदारों को नहीं, दोस्तों तो ठीक है, ठीक है, अलग अलग दोस्तों को बिठा के तुम वो कार में गेड़ी मार रहे हो। अब हुआ ये कुछ ज़्यादा गेड़ी मार ली, पेट्रोल के ज़्यादा पैसे उड़ा दिए, EMI के पैसे देने के लिए बचे नहीं, और EMI के पैसे देने के लिए बचे नहीं, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने बोला भैया इस केस में कार उठा लूँगा, कार उठा लूँगा, सब कार उठा लूँगा, है ना। मैंने वो कार उठा ली। मैंने बोला मैंने तुम्हारी मदद की, तो मेरे को ही है ना शेंडी लगा दी, मेरे को ही चपत लगा दी, मैं तो कार उठा के मानूंगा तुम्हारी। तुमने बोला ले जा यार, क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास EMI के पैसे तो है नहीं, अब तुम्हें कार से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी कार उठा ली और मैंने वो कार बेच दी। तो गुड रिपोजेस्ट करके मैंने बेच दिया। अब अगर मैंने कोई गुड रिपोजेस्ट करके बेच दिया तो मेरे हाथ में आउटपुट टैक्स निकाला जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बेच दिया। हाँ सर, आउटपुट टैक्स निकालना चाहिए। आप सेकंड हैंड गुड डीलर में भी नहीं आए, ये तो गुड रिपोजेस्ट केस है, मैंने कहीं किसी खरीद के भी नहीं बेचा, मैं तो गुड रिपोजेस्ट करके बेच दिया। तो इस केस में आपके हाथ में जीएसटी निकलेगा क्या सर? हाँ सर, बजाज वालों के हाथ में इस केस में जीएसटी तो निकलेगा, किस वैल्यू पे? यही तो रम्माद है, यही तो टॉपिक है, यही तो सवाल है, इसलिए तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। सर ये क्या है सर? 40 लाख रुपए पे? नहीं सर, कार तो घिस चुकी। तो सर क्या करेंगे इस केस में, क्या पढ़ेंगे? देखो एग्जाम्पल से कर ले सीधे ही। हाँ सर एग्जाम्पल से। मिस्टर एक्स परचेज ए कार वैल्यू, तुम हो एक्स, 40 लाख रुपए में तुमने 1 जुलाई 2017 को कार खरीदी। सर डेट इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वार्टर वाइज कुछ अरेंजमेंट करना है। ही टुक ए लोन फ्रॉम HDFC बैंक ऑफ रुपीज 32 लाख रुपए। मतलब मैंने तुम्हें कितना फाइनेंस किया था? 32 लाख रुपए मैंने फाइनेंस किया था। द सेम विच वाज पेबल इन 16 इंस्टॉलमेंट। तुम मेरे को 32 लाख रुपए कितने इंस्टॉलमेंट में दोगे? 60 इंस्टॉलमेंट में 32 लाख रुपए दोगे। लेटर ऑन मिस्टर एक्स इज अनेबल टू पे द इंस्टॉलमेंट एंड द कार इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंसर ऑन 15 फरवरी 2018। 15 फरवरी 2018 को वो मैंने कार तुमसे उठा ली, क्योंकि तुमने EMI दी नहीं। एंड द HDFC बैंक सोल्ड द यूज्ड कार ऑन, फिर मैंने बेच दी कब? 10 सितंबर 2018 को मैंने बेच दी, मतलब सेम साल में बेच दी, पर असेसमेंट ईयर वैसे फाइनेंशियल ईयर बदल गया है ना। फॉर 31 लाख रुपए मैंने कितने में बेच दी? 31 लाख रुपए में बेच दी। फाइनेंस कितने के रहते हैं? 32 लाख रुपए, ठीक है ना। तो अब 31 लाख रुपए में बेची दी, तो 31 लाख रुपए ले लो ना सर, क्या दिक्कत है? 31 लाख रुपए पे जीएसटी ले लो। अरे नहीं सर, ऐसे नहीं ले सकते। क्यों सर? अभी बताते हैं ना, अभी बताते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने तुम्हें कार की वैल्यू कितनी थी सर? 40 लाख रुपए। तुमने कितने क्वार्टर यूज कर ली सर? अच्छा क्वार्टर वाला लफड़ा है क्या सर? हाँ क्वार्टर वाला लफड़ा है। अप्रैल मई जून, जुलाई से सेकंड क्वार्टर शुरू होता है, मतलब जुलाई से सेकंड क्वार्टर शुरू था। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक। तो तुम देखो जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दूसरा क्वार्टर, एक क्वार्टर यूज किया, दूसरा क्वार्टर भी यूज किया, ठीक।
फरवरी में तुम्हारे कार को मैं उठा ले गया, कोई बात नहीं, तो तीसरा क्वार्टर भी तुमने यूज किया। हाँ सर, मैंने वो कार को कब तक बेचा, कितनी पुरानी कार हो चुकी थी सर, मैंने तो कार को 10 सितंबर तक बेचा। लो 4 क्वार्टर भी गए और 10 सितंबर तो वापस कब आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5वां क्वार्टर, मतलब वापस से इसका नंबर 5वीं बार आ गया। तो मतलब 5 क्वार्टर पुरानी हो गई थी जब मैंने उस कार को बेची। HDFC बैंक वालों ने उस कार को बेची जब 5 क्वार्टर पुरानी वो कार हो गई थी। तो सर 40 लाख पे हर क्वार्टर का 1% मानते तो 5 क्वार्टर का इतना मानेंगे, 5%, 25%, तो मतलब वो 40 लाख की कार 25% से रिड्यूस हो चुकी है। हाँ सर ठीक है, 25% से रिड्यूस हो चुकी है, तो मतलब 40 लाख का 25% कितना होता है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू गिर चुकी है, ठीक, तो 10 लाख रुपए गिरा दो, बचे कितनी, 30 लाख रुपए। तुमने कितने में बेची, 31 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए या 31 लाख रुपए में दोनों पे एक पे GST लगना चाहिए। सरकार क्या बोलती है, आपका सेल प्राइस कितनी थी, 31 लाख, लेस कॉस्ट प्राइस, भैया लेस कॉस्ट प्राइस भी तो देनी पड़ेगी। 31 लाख रुपए में तुमने बेची है, खरीदी कितनी में, 30 लाख रुपए में, ये 1 लाख रुपए पे तुम्हारा GST लग जाएगा। समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये सेकंड हैंड गुड्स की तरह केस हो गया, क्योंकि बेची ये तो पता था, खरीदी के पता नहीं था, तो खरीद की वैल्यू ऐसे निकाल ली। समझ में आ गया, ऐसा समझ में आ गया, हो गया क्या सर वैल्यूशन। हाँ बच्चों, वैल्यूशन ये लो, माइक उतार दिया सर, थोड़ी देर से बात करने के लिए लगा लो, वो तो आपने जल्दी जल्दी में निकाल दिया, तुमको कॉन्फिडेंस यकीन दिलाने के लिए कि क्लास खत्म हो गई है। लो बुक करी बंद, है ना, ये लो, ये किया बंद, ये बंद ही चाहते हो ना तुम, पहले बंद किया, बंद नहीं हो रहा, लो इसको लंबा खींच दिया, पहले खेलना चाह रहा था ना मैं, अब खेल लेते हैं, लो बड़ा कर दिया, तुम्हारी संकट हटा दिया, तुम्हारा बोर्ड ही बोर्ड है। हाँ सर बोर्ड ही बोर्ड है, ठीक है सर, खत्म। आज अपना वैल्यूएशन चैप्टर भी खत्म, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आज अपन 2 चैप्टर खत्म किए, एक पेरिस ऑफ सप्लाई और एक वैल्यूएशन। कल मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। रिवीजन क्लासेस कैसी लग रही है मेरे को जरूर बताना, और तुम जब बताते हो ना बच्चे मेरे से बात करते हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या फिर ये क्वेरी है, मैं क्वेरी पे भी ध्यान देता हूँ, तो मेरा पढ़ाने का तरीका भी इंप्रूव होता है कि कैसे क्वेरी रह कैसे गई बच्चे को पढ़ाते वक्त, ठीक, कि मैंने ऐसा कौन सा पॉइंट छोड़ दिया कि बच्चे को क्वेरी आ गई, तो मेरा पढ़ाने का डेवलप भी तरीका, और जब तुम तारीफ करते हो तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। तो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, मेरे अच्छे लगाने के लिए कम से कम मेरे को ये तो बता ही देना कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है, आपकी रिवीजन क्लासेस कैसी जा रही है, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे वापस से कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शब बखैर, ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।